यस एवरीवन, कैसे हैं आप सब बढ़िया, सुपर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 दैट इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी स्टार्ट किया था, करेक्ट। नाउ एक बार रिवाइज करते, AS2 में हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने डेफिनेशन किया इन्वेंट्री का। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्रीज? तो हमने समझा कि इन्वेंट्रीज आर एसेट व्हिच आर हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सेकंड, which are held in the process of production. Third, which are held in the form of material or supplies to be consumed in the process of production or rendering of services. In a nutshell, हमने ये डिस्कस किया कि for manufacturing organization there are three types of inventory. पहला क्या है? finished goods. Second क्या है? WIP. Third क्या है? raw material. And for non-manufacturing organization उनके पास सिर्फ एक ही टाइप का इन्वेंट्री होता है जिसको हम बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। इसका मतलब इस चैप्टर में हमें क्या देखना है? वैल्यूएशन ऑफ दीज इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन कैसे करेंगे? फिनिश गुड्स का या स्टॉक इन ट्रेड का, रॉ मटेरियल का एंड WIP का, करेक्ट। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर? टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट का मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट डेट मींस 31 मार्च में जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं उस समय आप इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करोगे। तो प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है? वैल्यू करेंगे एट लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और NRV। एनआरबी का मतलब, एनआरबी का फुल फॉर्म क्या हुआ? नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर। लोअर क्यों है? बिकॉज वी फॉलो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, करेक्ट। तो वी रिकॉग्नाइज एक्सपेक्टेड लॉस बट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज एनी एक्सपेक्टेड इनकम और गेन, इसलिए यहां पर लोअर लिखा गया है। अंडरस्टूड। तो हमारा प्रिंसिपल क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस और एनआरबी विच एवर लोअर। फिर अभी हमें ये देखना है कि कॉस्ट प्राइस में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर हमें देखना है कि हाउ टू डिटरमाइन नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो हमने लास्ट क्लास में सिर्फ हमने किया था कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस फॉर स्टॉक इन ट्रेड और सेकंड कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस फॉर फिनिश गुड्स, करेक्ट। तो हमने सिर्फ कल क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने किया था फॉर स्टॉक इन ट्रेड। तो फॉर स्टॉक इन ट्रेड व्हाट इज द कंपोनेंट? कंपोनेंट हमने देखा, फर्स्ट इट विल बी इनवॉइस प्राइस, उसमें से हम लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट, फिर उसमें ऐड कर देंगे नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, करेक्ट। ये तीनों अमाउंट को जब आप तीनों अमाउंट को जब आप निकालते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? परचेज प्राइस बोलते हैं। मिस बचपन में जब आपने जर्नल एंट्री पास किया था, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और क्रेडिटर, तो वो इस तीनों अमाउंट का सम टोटल हुआ करता था। गॉट दिस पॉइंट? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट जीएसटी। जीएसटी कैन बी रिकवरेबल, इट कैन बी नॉन रिकवरेबल आल्सो। तो जीएसटी अगर रिकवरेबल है, इसका अगर आपको इनपुट क्रेडिट मिल जाता है तो इसका मतलब वो गवर्नमेंट से इनडायरेक्टली आपको रिफंड मिल गया। जब रिफंड मिल गया तो उसको आपको कॉस्ट प्राइस में ऐड नहीं करना है। पर अगर नॉन रिकवरेबल जीएसटी है तो उसको आप ऐड कर दोगे अपने कॉस्ट प्राइस में, इसलिए यहां पर लिखा हुआ ऐड नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो क्या हुआ? इनवॉइस प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट रिबेट प्लस नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस। और हमने एक बात किया कि ट्रेड डिस्काउंट आपको माइनस करना है बट कैश डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट आपको माइनस नहीं करना है। सर ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट में अंतर क्या होता है? जो भी आपको डिस्काउंट मिलता है ऑन द डेट ऑफ ट्रेड उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, उसको माइनस कर दीजिए। लेकिन अगर सेटलमेंट करते समय अगर आपको कोई भी डिस्काउंट मिला है, सेटलमेंट करते समय मतलब क्या हुआ कि सपोज आपने क्रेडिट परचेज किया है तो उसका आप पेमेंट कुछ दिन के बाद करोगे, तो जब आप पेमेंट करते हो उस दिन आपको अगर कोई डिस्काउंट मिला, उसको हम कैश डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट बोलते हैं, उसको आपको इनवॉइस प्राइस से माइनस नहीं करना है। जब वो मिलेगा उसको ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अंडरस्टूड। तो ये आपका हो गया परचेज प्राइस, इसमें आप ऐड कर दोगे और जो भी खर्चा लगता है इन्वेंट्री को लाने तक का इन द प्रेजेंट लोकेशन, मींस लोकेशन जहां से आप बेचोगे वहां तक का लाने का खर्चा सारा ऐड कर दोगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनी अदर कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इन प्रेजेंट लोकेशन। हमने एग्जांपल किया था कैरेज इनवर्ड, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस और भी कोई भी खर्चा जो लाने तक का लगे उस सारे एक्सपेंसेस को आप ऐड कर दो। इसे हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। यहां तक हमने लास्ट क्लास में किया था। अंडरस्टूड। हमने जीएसटी के बारे में डिस्कशन किया था। जीएसटी आपको समझ में आया? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट पार्ट। ओके सर। नो, इसके बाद से आज हमें स्टार्ट करना है। तो लेट अस कम टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स। कॉस्ट प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स के बारे में जब हम बोलते हैं इसका मतलब ये एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरी बात को। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें
तो सबसे पहले आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, इसका मतलब सबसे पहले आपको निकालना कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, करेक्ट। तो आप सबसे पहले निकालोगे कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, करेक्ट, ये निकाल लो। उसके बाद जैसे आपने रॉ मटेरियल खरीदा उसको आप प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाओगे, तो इसका मतलब रॉ मटेरियल को आप प्रोडक्शन प्रोसेस में डालने का मतलब क्या, उसको आप कन्वर्ट करोगे थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस इन फिनिश गुड्स। तो आपको क्या इंकर करना पड़ेगा, आपको इंकर करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन। तो इसमें आप ऐड कर दोगे एनी कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन, एनी कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन। ना कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एक होता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और एक होता है आपका प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, अंडरस्टूड, ओवरहेड एकदम नया टर्मिनोलॉजी है आपके लिए प्रोडक्शन ओवरहेड। चिंता मत करो, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। हालांकि ये जितना भी हम बात कर रहे हैं इसको आप डिटेल में समझोगे कॉस्टिंग सब्जेक्ट में। तो अभी हम सिर्फ कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं, डिटेल्स में इसका मतलब आपको समझाया जाएगा कॉस्टिंग सब्जेक्ट में। मींस जो ये ओवरहेड एक वर्ड है, एक कॉस्टिंग सब्जेक्ट में एक ओवरहेड चैप्टर होगा, एक चैप्टर है यहाँ, तो सिर्फ एक वर्ड, एक हम टॉपिक में पढ़ रहे हैं, वहां पे एक चैप्टर है आपके ओवरहेड के लिए, तो डिटेल में वहां पढ़ा जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हम कंपोनेंट के बारे में समझ रहे हैं। तो जब भी आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो सबसे पहले आपको खरीदना पड़ेगा कॉस्ट, आपको खरीदना पड़ेगा रॉ मटेरियल, इसको हम एक्चुअली हम बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल, इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं, अंडरस्टूड। फिर डायरेक्ट मटेरियल को आप कन्वर्ट करोगे किसमें, फिनिश गुड्स में, तो आपको इंकर करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट लेबर होता है, एक प्रोडक्शन ओवर होता है। सही, प्रोडक्शन ओवरहेड क्या है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड इज नथिंग बट सम टोटल ऑफ, प्रोडक्शन ओवरहेड इज नथिंग बट, एक मिनट, प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड इज सम टोटल ऑफ ए बी सी। इसमें क्या क्या आएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अंडरस्टूड। तो द सम टोटल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड इकट्ठा, करेक्ट। सर ये डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ये कैलकुलेटर, मैंने वापस से आपको बोलना है कि इसका डिटेल डिस्कशन आप कहां करोगे, कॉस्टिंग सब्जेक्ट में करोगे। अभी मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूं, अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल में अंतर क्या है। देखिए जैसे आपने एक कैलकुलेटर बनाया, तो जो इस कैलकुलेटर में विजिबल है, जो मटेरियल विजिबल है, उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल, करेक्ट। जैसे प्लास्टिक है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट इंक्लूडेड है इसके अंदर में। फॉर एग्जांपल कुछ इक्विपमेंट, कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, तो वो भी क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल हो गया। लेकिन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कैलकुलेटर बना है प्लास्टिक से, तो प्लास्टिक आपने खरीदा होगा, तो प्लास्टिक को आपने मोल्ड किया होगा। फॉर मोल्डिंग रिक्वायर फायर, फायर के लिए आपको कोल चाहिए, तो कोल आपने खरीदा टू मोल्ड प्लास्टिक। तो मुझे बताइए कोल क्या आपको इसमें विजिबल है, कोल इज नॉट विजिबल, बट कोल भी जरूरत है फॉर, कोल मींस कोयला, कोयला भी जरूरत है फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस, तो कोल बिकम इनडायरेक्ट मटेरियल। कोल क्या हो गया आपका, इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। सिमिलरली एक डायरेक्ट लेबर होता है, एक इनडायरेक्ट लेबर होता है। डायरेक्ट लेबर का मतलब क्या हुआ, वो लेबर जो इंगेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो डायरेक्टली इसको बना रहे हैं उसको बोलेंगे डायरेक्ट लेबर। लेकिन बहुत सारे लेबर ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में एंगेज नहीं होते हैं, बट उनका भी प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण काम होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टोर कीपर, फैक्ट्री में एक स्टोर कीपर है, फैक्ट्री में एक वॉचमैन है, वो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कहने से उनका भी होना बहुत जरूरी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट लेबर बोलते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल ये हो गया आपका डायरेक्ट मटेरियल, ये हो गया आपका डायरेक्ट लेबर। इसके अलावा जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं उसको हम टोटल में बोलते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड बोलते हैं। तो ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन, करेक्ट। इसके बाद हम ऐड करते हैं अदर कॉस्ट, इसके बाद हम ऐड करते हैं अदर कॉस्ट। ये तीनों का सम टोटल को बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स, करेक्ट। इट मींस देयर आर थ्री कंपोनेंट ऑफ, इसका मतलब एज पर AS2 there are three component of cost price of finished good. Can you repeat with me? First is cost of purchase of raw material, second is cost of conversion,
थर्ड इज अदर कॉस्ट। अब समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ परचेज कैसे कैलकुलेट करें, कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन कैसे कैलकुलेट करें एंड अदर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अंडरस्टूड, गॉट दिस पॉइंट? तो आते हैं, समझते हैं कि व्हाट दे हैव सेड फॉर फिनिश्ड गुड्स। सबसे पहले आप कैलकुलेट कीजिए कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब कॉस्ट ऑफ परचेज रॉ मटेरियल सेम टू सेम जैसे आपने कैलकुलेट किया था कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, सेम वही तरीका है। मींस आप सबसे पहले इसमें ऐड कीजिए इनवॉइस प्राइस, माइनस कीजिए ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट, प्लस कीजिए नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस and add all the directly attributable cost to bring the raw material in present location। मींस लाने तक का सारा खर्चा ऐड कर दीजिए, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। हालांकि ये जो तीन आइटम है, इनवॉइस प्राइस, लेफ्ट ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट एंड नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये नथिंग बट दिस इज नोन एज परचेज प्राइस। इसको हम क्या बोलते हैं, परचेज प्राइस बोलते हैं। अब परचेज प्राइस में अगर आपने ऐड कर दिया अदर कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग द इन्वेंटरी इन प्रेजेंट लोकेशन, कहां लाओगे, फैक्ट्री में लाओगे, तो वहां तक लाने का खर्चा अगर सारा ऐड कर दिया, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। करेक्ट, अंडरस्टूड। फिर आप इसमें ऐड करोगे कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन। तो मैंने आपको पहले बता दिया कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन दो प्रकार के होंगे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जितना भी आपने जो वेजेस या सैलरी पे किया है अपने डायरेक्ट लेबर को, वो सारा यहां पे इंक्लूड हो जाएगा, प्लस एनी प्रोडक्शन ओवरहेड। अब आपको समझ में आ गया प्रोडक्शन ओवरहेड क्या है। प्रोडक्शन ओवरहेड इज इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। हालांकि इतना डिटेल में यहां जानने की जरूरत है, डिटेल में कहां पढ़ेंगे, कॉस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अब हमारा AS2 क्या बोलता है, फॉर फाइंडिंग आउट द कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। आपको प्रोडक्शन ओवरहेड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वेरिएबल ओवरहेड, एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड ना। वेरिएबल ओवरहेड को आपको एलोकेट करना पड़ेगा ईच यूनिट में, क्योंकि जो भी ओवरहेड आपका वेरिएबल है, इसका मतलब दैट वेरी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका वेरिएबल ओवरहेड बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड, मींस दैट वेरी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब क्या हुआ, दैट रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन। मींस आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है बट आपका ओवरहेड कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल रेंट, अब रेंट तो हर साल नहीं बढ़ेगा, तो रेंट आपको उतना ही पे करना है, चाहे प्रोडक्शन आपका 1000 यूनिट हो, चाहे आपका प्रोडक्शन 2000 यूनिट हो, लेकिन रेंट आपको उतना ही पे करना है। तो दैट इट मींस आपका जो रेंट हो गया, रेंट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, रेंट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, फिक्स्ड ओवरहेड। करेक्ट, लेकिन और भी कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट मटेरियल, कोई कंज्यूमेबल है, कोल्स है, तो कोल विल वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन। कितना कोल लगने वाला है, कितना कोयला लगने वाला है, दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, कितना प्रोडक्शन कर रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, जितना आप मशीन चलाओगे उतना आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बढ़ेगा, दैट इज व्हाट, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। अंडरस्टूड। तो आपका जो प्रोडक्शन ओवरहेड दो प्रकार के होंगे, एक हो जाएगा वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, दूसरा क्या हो जाएगा, फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। अब हमारा AS2 क्या बोलता है कि जो भी आपका वेरिएबल ओवरहेड है, क्योंकि वो वेरी करेगा एज पर एक्चुअल प्रोडक्शन, तो उसको हर यूनिट में एलोकेट करो बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। हर यूनिट में आप एलोकेट करो बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। बट फिक्स्ड ओवरहेड को आपको हर यूनिट में एलोकेट करना है बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर। तो एक नया वर्ड आया, नॉर्मल प्रोडक्शन। अब मुझे आपको नॉर्मल प्रोडक्शन के बारे में समझाना होगा। करेक्ट, तो वेरिएबल ओवरहेड क्या हुआ, एलोकेटेड टू ईच यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, बट फिक्स्ड ओवरहेड विल बी एलोकेटेड टू ईच यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर। तो सर ये नॉर्मल प्रोडक्शन क्या होता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। नॉर्मल प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर आप नॉर्मल लेवल ऑफ एफिशिएंसी में काम कर रहे हो, अगर आप नॉर्मल लेवल ऑफ एफिशिएंसी में काम कर रहे हो तो आपका इतना प्रोडक्शन होना चाहिए। करेक्ट, लेकिन सपोज आप अपने नॉर्मल लेवल ऑफ एफिशिएंसी में नहीं काम कर रहे हो, तो इसका मतलब आपका प्रोडक्शन कम होगा ड्यू टू सम एबनॉर्मल रीजन। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज मैं नॉर्मली हर दिन 8 घंटे पढ़ा सकता हूं। इफ 8 घंटे पढ़ा सकता है, इसका मतलब मेरा आउटपुट कितना होगा, मेरा आउटपुट 8 घंटे का हो गया। ये मेरा नॉर्मल लेवल ऑफ एफिशिएंसी है। बट किसी कारण किसी दिन अगर मैं बीमार पड़ गया तो हो सकता है मैं 8 घंटे ना पढ़ा पाऊं, सिर्फ 2 घंटे पढ़ा पा रहा हूं। इसका मतलब मेरा एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ, 2 घंटा। बट नॉर्मली मेरा आउटपुट कितना होता है, 8 घंटा। तो ड्यू टू सम एबनॉर्मल रीजन मेरा एक्चुअल आउटपुट कितना हो गया, 2 घंटा, ड्यू टू सम एबनॉर्मल रीजन। करेक्ट, तो नॉर्मल लेवल ऑफ एफिशिएंसी और एक्चुअल लेवल ऑफ एफिशिएंसी हो सकता है डिफरेंट हो, तो क्या बोलता है कि फिक्स ओवरहेड को आप एलोकेट करोगे
ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर। अब मुझे आपको ये समझाना है कि यहाँ पे हायर क्यों लिखा हुआ है, यही तो बात है। मुझे ये समझाना है तो समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर आपको इतना समझ में आ गया है कि जो भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है उसको आप ऐड कर दो, जो भी आपका प्रोडक्शन ओवरहेड है उसको आप ऐड कर दो, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन हो जाएगा। तो ये टोटल को हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन बोलेंगे। अब वेरिएबल ओवरहेड को आप एलोकेट करोगे हर यूनिट में ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, फिक्स्ड ओवरहेड को आप एलोकेट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर। ना मुझे अब आपको यह समझाना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर। करेक्ट। लेट मी टेक वन एग्जांपल। तो लिखिए एग्जांपल नंबर वन, एग्जांपल नंबर वन। करेक्ट। लेट्स से पहले मैं आपको वेरिएबल ओवरहेड के बारे में बता दूं। तो अगर आपका वेरिएबल ओवरहेड है 10 लाख, इतना का आपका खर्चा हुआ। करेक्ट। आपका एक्चुअल प्रोडक्शन, आपका एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है 1 लाख यूनिट, बट नॉर्मली आपका नॉर्मल प्रोडक्शन नॉर्मली आप 1,25,000 यूनिट बना सकते हो, 1,25,000 यूनिट बना सकते हो। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये वेरिएबल ओवरहेड हमेशा वेरी करेगा बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, इसलिए यहां पर ये इंफॉर्मेशन इज नॉट रेलेवेंट, दिस नॉर्मल प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन इज नॉट रेलेवेंट। यहां पर इसका मतलब वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड OH, OH मतलब क्या होता है, ओवरहेड होता है। OH का मतलब क्या हुआ, ओवरहेड। आपको पूरा लिखना है, पूरा लिखिए। OH का मतलब क्या हुआ, ओवरहेड। अंडरस्टूड। तो वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट कितना होगा, पर यूनिट आपको एलोकेट करना है, तो आप बोलोगे 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, डिवाइड बाय 1 लाख, तो ये हो गया ₹10 पर यूनिट, ₹10 पर यूनिट। मींस एक यूनिट में आपने कितना वेरिएबल ओवरहेड को इंक्लूड किया, 10 रुपया आपने इंक्लूड कर दिया। अंडरस्टूड। तो ये बड़ा आसान है। अब आते हैं फिक्स्ड ओवरहेड में। एग्जांपल नंबर 2 लिखिए, एग्जांपल नंबर 2। तो अब आपका फिक्स्ड ओवरहेड दिया गया है, फिक्स्ड ओवरहेड OH मतलब ओवरहेड, ठीक है ना, OH का मतलब ओवरहेड। ये कितना है, ₹10 लाख। ये है आपका ₹10 लाख। लेकिन आप नॉर्मली कितना बनाते हो, नॉर्मल प्रोडक्शन, नॉर्मल प्रोडक्शन है आपका 1 लाख यूनिट, 1 लाख यूनिट। करेक्ट। अब आपके 3 सिचुएशन हो सकते हैं, लिखिए केस 1, केस 2, केस 2 एंड केस 3। तो देखिए, अगर आपका एक्चुअल प्रोडक्शन या तो इक्वल टू नॉर्मल प्रोडक्शन होगा 1 लाख यूनिट, या हो सकता है उससे ज्यादा हो 1,25,000 यूनिट, या हो सकता है उससे कम हो 80,000 यूनिट, 80,000 यूनिट। अंडरस्टूड। मेरी बात समझे, गॉट दिस पॉइंट, एनी डाउट, नो डाउट। तो इस केस में मुझे बताइए, आपको सबसे पहले निकालना है एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर। तो आपको देखना है एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। तो पहले केस में कौन सा हायर है मुझे बताइए, दोनों समान है, दोनों समान है। तो यहां पर आपका 1 लाख यूनिट आ गया, सेकेंड केस में 1,25,000 आ गया, थर्ड केस में 1 लाख आ गया। अंडरस्टूड ना, क्योंकि आपका नॉर्मल प्रोडक्शन 1 लाख था, एक्चुअल प्रोडक्शन 80,000 है, तो आपका हायर कौन सा हुआ, 1 लाख नॉर्मल प्रोडक्शन हुआ थर्ड केस में। अंडरस्टूड। अब आपको निकालना है व्हाट इज फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, पर यूनिट। तो यहां पे आप क्या करोगे, 10 लाख डिवाइड बाय 1 लाख करोगे,
तो ये आ गया ₹10 पर यूनिट। यहां पर करोगे 10 लाख डिवाइड बाय 1,25,000 करोगे। यहां पे कितना आ गया, 10 लाख डिवाइड बाय 1,25,000, ये हो गया ₹8 पर यूनिट। और यहां करोगे 10 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, करेक्ट। तो ये हो गया ₹10 पर यूनिट, ₹10 पर यूनिट, करेक्ट, अंडरस्टूड। प्लीज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। नॉर्मली आपने जितना प्रोड्यूस किया है उसके हिसाब से आपको एलोकेट करना चाहिए, उसके हिसाब से आपको एलोकेट करना चाहिए। प्लीज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पर एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से आपने किया है, यहां पर भी आपने एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से किया है, क्योंकि जितना आपने प्रोड्यूस किया है उसके हिसाब से आप फिक्स्ड ओवरहेड को हर यूनिट में बांट दोगे। तो अगर आपका फिक्स्ड ओवरहेड 10 लाख है, आपने 1,25,000 प्रोड्यूस किया है, हालांकि नॉर्मली आप 1 लाख करते हो, लेकिन आपने 1,25,000 प्रोड्यूस कर दिया तो अच्छी बात है। तो आपने 10 लाख को एलोकेट कर दिया, जितना आपने प्रोड्यूस किया उतने में एलोकेट कर दिया, करेक्ट। बट इस केस में जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपका नॉर्मली आप प्रोड्यूस करते थे 1 लाख, लेकिन आपने बनाया 80,000, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एबनॉर्मल इनएफिशिएंसी है, एबनॉर्मल लॉस हो गया। एबनॉर्मल लॉस का कारण क्या है कि आग लग गया, कुछ मटेरियल डैमेज हो गया, उसके कारण आपने पूरा यूनिट आप नहीं बना पाए। तो इसका मतलब यहां पर आपने 80,000 क्यों बनाया है, क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ एबनॉर्मल लॉस हो सकता है। तो हमारा AS2 क्या बोलता है कि कोई एबनॉर्मल लॉस है तो उसको आप कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वेंट्री में कभी भी इंक्लूड नहीं करोगे, उसको आप एक्सक्लूड करोगे। और एबनॉर्मल लॉस विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एन एक्सपेंस, उसको आप PL में चार्ज कर दो, अपने PL में चार्ज कर दो एज एन एक्सपेंस। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसका मतलब कितना कितना इंक्लूडेड है, मींस फिक्स्ड ओवरहेड, समझो, फिक्स्ड ओवरहेड included in cost price of inventory, included in the cost price of inventory। कितना इंक्लूड किया, यहां पर आपने बनाया कितना, 1 लाख इंटू 10, तो यहां पर आपने 10 लाख इंक्लूड कर दिया। आपका खर्चा कितना हुआ था, 10 लाख, तो आपने पूरा इंक्लूड कर दिया, अच्छी बात है। यहां पर आपने बनाया कितना, 1,25,000, और हर यूनिट में आपने ₹8 एलोकेट किया। तो यहां पर भी चेक करो, आपने खर्चा किया 10 लाख और पूरा 10 लाख आपने इंक्लूड कर दिया कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वेंट्री में। लेकिन इस केस में चेक करो, आपने बनाया कितना, 80,000, और पर यूनिट आप कितना इंक्लूड कर रहे हो, ₹10। इसका मतलब आपने खर्चा किया 10 लाख, लेकिन आप इंक्लूड कर रहे हो 8 लाख ओनली। मतलब हाउ मच इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस इन्वेंट्री, ओनली 8 लाख। और जो 2 लाख है वो आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो 2 लाख को आप कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड मत कीजिए, उसको एक्सक्लूड कर दीजिए, एंड दैट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एन एक्सपेंस। तो आपका एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ, आपका एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ, यहां पे नील, यहां पे नील, बट यहां पे कितना हुआ, 2 लाख, एंड दिस विल बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको आप चार्ज कर दो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस। गॉट दिस पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। तो इन सिंपल वर्ड अगर मैं आपको बताऊं कि वेरिएबल ओवरहेड को आप एलोकेट करो टू ईच यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, बट फिक्स्ड ओवरहेड को हम एलोकेट करेंगे टू ईच यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल प्रोडक्शन, व्हिचएवर इज हायर। हायर समझ में आ गया क्यों लेंगे, अंडरस्टूड। तो अभी आपको यह समझ में आ गया कि वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड को हम एलोकेट कैसे करेंगे। तो जब आपने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को और प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट को आपने ऐड किया तो टोटल बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन। तो आपको समझ में आ गया कॉस्ट ऑफ परचेज रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन। अब इसके अलावा और एक खर्चा होता है अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एनी अदर कॉस्ट विच इज incurred to bring the inventory in condition of sale। मींस अभी प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, सपोज आपने कैलकुलेटर बनाया और कैलकुलेटर बन के तैयार हो गया, लेकिन मुझे बताइए क्या बिना पैकेजिंग के इसको बेच सकते हो, बिना पैकेजिंग के बेच ही नहीं सकते हो। इसका मतलब आपको इसको पैक करना पड़ेगा। तो पैकेजिंग कॉस्ट इज द अदर कॉस्ट टू ब्रिंग द इन्वेंटरी इन कंडीशन ऑफ सेल, करेक्ट। और अभी बन के तैयार है, आपने पैकेजिंग भी कर दिया, लेकिन आपको फैक्ट्री से इसको वेयर हाउस में ट्रांसफर करना पड़ेगा, अपने वेयर हाउस में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम फैक्ट्री टू वेयर हाउस वो भी जरूरी है टू ब्रिंग द इन्वेंटरी इन कंडीशन ऑफ सेल। तो वो भी आप क्या करोगे, अदर कॉस्ट के हिसाब से ऐड कर दोगे। और हो सकता है कि आपने कैलकुलेटर बनाया, हालांकि कैलकुलेटर में ये एग्जांपल फिट नहीं होगा, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपने कैलकुलेटर बनाया लेकिन कुछ कस्टमर ने बोला कि कुछ मॉडिफिकेशन कर दो इसमें,
मतलब उसके हिसाब से इसने बोला कि भाई ऐसा मॉडिफिकेशन कर दो, तो आपने कुछ और एक मॉडिफिकेशन किया, मॉडिफिकेशन के दौरान आपने और कुछ खर्चा किया टू ब्रिंग द इन्वेंटरी इन कंडीशन ऑफ सेल फॉर दैट पर्टिकुलर कस्टमर, तो उसे भी तो ऐड करोगे, तो उसे भी आपने क्या किया, ऐड कर दिया। तो दीज आर द अदर कॉस्ट विच आर इंकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंटरी इन कंडीशन ऑफ सेल, वो सारे खर्चे को भी हम ऐड कर देंगे। तो क्या लिखा हुआ, अदर कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी only to the extent they are incurred in bringing the inventory to their present location and condition for sale. For example, packaging cost, transportation cost from factory to warehouse, modification cost, etc. Correct? अब इस अदर कॉस्ट को भी अगर आप ऐड कर दोगे तो ये सम टोटल को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स। अंडरस्टूड? Have you understood? So what is the component of cost price of finished goods? Can you repeat? First is cost of purchase of raw material. Second, cost of conversion. Third is what? Third is other cost. Correct? लेकिन सपोज आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कैलकुलेट करो कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, तो क्या यहीं पर आपका स्टॉप हो जाएगा? तो दिस बिकम द कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल एंड दिस बिकम द कॉस्ट प्राइस ऑफ फिनिश गुड। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि उसने कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल पूछा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स पूछा है। अंडरस्टूड? तो अगर आपसे पूछता व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, तो यहां पर दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। जब उसमें ऐड कर देते कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन प्लस ऐड कर देते अदर कॉस्ट, तो ये सम टोटल को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स बोलते हैं। इतना समझ में आया? हैव यू अंडरस्टूड दिस मच? एनी डाउट? नो डाउट? तो व्हाट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट प्राइस मींस क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? तो सिंपल, जो जो आपने इंक्लूड किया है उसको छोड़ के बाकी जितना भी खर्चा है वो सब एक्सक्लूड कर दोगे, वो सब एक्सक्लूड कर देंगे। इन सिंपल वर्ड मैं बोलूंगा, वो एक्सपेंसेस जो बचपन में आप पीएल अकाउंट में चार्ज करते थे, पीएल अकाउंट में डेबिट करते थे, मतलब वो एक्सपेंस, दो तरह का एक्सपेंस आपने किया था, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट। जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट किया था उसको इंक्लूड कर दो, जो आपने पीएल में डेबिट किया था उसको एक्सक्लूड कर दो, उसको एक्सक्लूड कर दो। फॉर एग्जांपल, कॉस्ट टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी एंड रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे आर इंकर्ड, मींस इसको चार्ज कर दो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस इन द ईयर इन विच इट इज इंकर्ड। आर एग्जांपल क्या हुआ, एबनॉर्मल लॉस, अभी बताया, abnormal loss will be always charged to PL as an expense. Got this point? Storage cost. Storage cost means आपका जो स्टोर करने का खर्चा होता है, स्टोर करने का खर्चा होता है उसको भी इंक्लूड मत करो unless it is necessary for the production process। लेकिन यहां पे एक स्टार मार्क लगा दिया। स्टार मार्क क्या है? unless this cost are necessary in the production process, मतलब कि लेकिन अगर आप स्टोरेज कॉस्ट जो कर रहे हो that is required for production process तो इंक्लूड कर लो। फॉर एग्जाम्पल, जो रॉ मटेरियल आपने खरीदा उसको स्टोर करोगे तो रॉ मटेरियल को रखने का खर्चा, रॉ मटेरियल को स्टोर करने का खर्चा जो भी हो रहा है उसको आप ऐड कर दो। लेकिन फिनिश गुड्स बन के तैयार है, अब आप उसको स्टोर कर रहे हो, प्रोडक्शन होने के बाद तैयार हो चुका है, इट इज नाउ रेडी फॉर सेल, अब उसको स्टोर कर रहे हो तो वो स्टोरेज कॉस्ट को आप इंक्लूड मत करो। तो इन सिंपल वर्ड, स्टोरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल विल बी इंक्लूडेड बट स्टोरेज कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। समझ में आया? तो यहां पे एग्जांपल ले सकते हो, यहां पे एग्जांपल लिखो, storage cost of raw material will be included but storage cost of finished goods will be excluded. Understood? ये पॉइंट समझे? तो abnormal loss will not be included. Any storage cost, if it is not necessary for production process, will not be included. Any admin overhead, जो भी एडमिन खर्चा होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, बचपन सुना ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंस है उसको भी आप कभी भी इंक्लूड नहीं करोगे। दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू ब्रिंगिंग द इन्वेंटरी टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। कोई आपके ऑफिस में एम्प्लॉय है जिसको आप सैलरी पे करो, ऑफिस का एम्प्लॉय है, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, फैक्ट्री का बात नहीं कर रहे, ऑफिस में कोई खर्चा हो रहा है तो वो सब क्या हो गया, दैट इज नॉट इनकम टू ब्रिंग द इन्वेंटरी इन कंडीशन ऑफ सेल। तो उसे क्या करो, एक्सक्लूड करो, उसको आप एक्सक्लूड कर दोगे। सिमिलरली एनी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, बचपन में याद करो आपको बताया गया था कैरेज इनवर्ड को ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करो, बट कैरेज आउटवर्ड है, अगर कोई कैरेज आउटवर्ड मतलब क्या होता है, जो आपने गुड्स बेचा उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कभी भी इंक्लूड नहीं करोगे। तो एनी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस विल नेवर बी इंक्लूडेड। करेक्ट? एंड बोरिंग कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट का मतलब क्या हो, इंटरेस्ट कॉस्ट।
तो AS2 क्या बोलता है कि इंटरेस्ट कॉस्ट को आप ऐड मत करो, बट सब्जेक्ट टू AS16 कमिंग सून। AS16 हमें पढ़ना है, वहां पे हम बात करेंगे कि कुछ इन्वेंट्री में आप इंटरेस्ट कॉस्ट को ऐड भी कर सकते हो। तो इंटरेस्ट कॉस्ट को ऐड करना है कि ऐड नहीं करना है, दैट डिपेंड्स अपॉन AS16। तो अभी आपको इसमें रुकना पड़ेगा, इसके लिए रुकना पड़ेगा क्योंकि अभी तक हमने AS16 नहीं किया है। लेकिन हाँ, AS2 क्या बोलता है कि कोई भी बोरिंग कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट एक्सपेंस को आप इन्वेंट्री में ऐड नहीं करोगे, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन गिवन अंडर AS16 कमिंग सून इन योर लाइफ। तो सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ AS16, वहां पे उसके बारे में बात कर लेंगे। तो ये सारे दिस ऑल कॉस्ट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंट्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एमसीक्यू में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है आपको एक थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, व्हाट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट प्राइस। याद कर लोगे, याद कर लेना। ये पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिया कि कैश डिस्काउंट और सेटलमेंट डिस्काउंट विल नॉट बी डिडक्टेड, इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्हेन रिसीव्ड। अंडरस्टूड? इतना समझ में आया? अब बात आता है, एक डाउट आएगा, सर डेप्रीशिएशन को इंक्लूड करना है कि इंक्लूड नहीं करना है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। डेप्रीशिएशन भी आपके दो प्रकार के होते हैं, कि डेप्रीशिएशन ऑफ दोज प्लांट एंड मशीनरी व्हिच आर एंगेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो कैन यू से, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप एक प्लांट को यूज कर रहे हो फॉर प्रोडक्शन इन्वेंटरी, तो जो डेप्रीशिएशन ऑफ प्लांट है वो भी तो कॉस्ट का पार्ट होना चाहिए, वो भी कॉस्ट का पार्ट होना चाहिए। अंडरस्टूड? तो जो डेप्रीशिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर रहे हो, उस प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रीशिएशन को आप फिक्स्ड ओवरहेड में इंक्लूड करोगे। करेक्ट? फिक्स्ड ओवरहेड में इंक्लूड कर देना। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। बट any depreciation of those assets which are not engaged in production process, for example furniture fixture या office building या कोई और भी इक्विपमेंट है जिसको आप प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज नहीं कर रहे, that depreciation will be charged to profit and loss account as an expense. तो depreciation of those plant, correct, which are used in production process. Similarly, अगर कोई intangible asset है जिसको आप यूज कर रहे हो for production process, for example आपने कोई पेटेंट खरीदा for some production process। पेटेंट मतलब क्या होता है, कुछ एक फॉर्मूला होता है, कुछ सपोज एक फॉर्मूला है जिसको आपने एक्वायर किया किसी से टू प्रोड्यूस सम स्पेशल टाइप ऑफ इन्वेंट्री, तो उस पैटेंट को आपने खरीदा तो उसका एमोर्टाइजेशन में इंक्लूड होगा इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वेंट्री। करेक्ट? तो ये पॉइंट यहां पे क्या लिखा हुआ है कि डेप्रीशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वेंट्री इफ सच एसेट आर डायरेक्टली यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अंडरस्टूड? ये बात समझ में आया? तो दिस डेप्रीशिएशन को फिर क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वेंट्री में ऐड कर देना, इसको पीएल में चार्ज मत करना एज एन एक्सपेंस। बाकी जितना भी डेप्रीशिएशन है, बाकी जितना भी एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस है, उसको हमेशा क्या करोगे, पीएल में चार्ज कर दोगे एज एन एक्सपेंस। करेक्ट? अंडरस्टूड? यहां तक कोई दिक्कत? अभी ये बात तो समझ में आ गई कि एबनॉर्मल लॉस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वेंट्री। आपने बचपन में मेरे ख्याल से सीए फाउंडेशन में ऐसा कहीं किया होगा कि नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, देयर आर टू टाइप ऑफ लॉस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। एक काम करते, एक क्वेश्चन करवाता हूं, उससे आपको बेटर समझ में आएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। अंडरस्टूड? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपने बचपन में किया ट्रेडिंग अकाउंट, बचपन में आपने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट, तो यहां पर आपने लिखा टू परचेज, सपोज आपने परचेज किया 10,000 यूनिट एट ₹10, तो ये आपका हो गया 1,00,000, ये आपका हो गया 1,00,000। तो यहां पर टू कैरेज इनवर्ड आता, तो याद करो कैरेज इनवर्ड, तो आपने कैरेज इनवर्ड का खर्चा किया, तो यहां पर सपोज वो 10,000 लगा, 10,000 ऐड कर दिया। फिर आप बचपन में लिखते थे वेजेस, ये कुछ नहीं है, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस होता है, तो मैं लिख देता हूं वेजेस क्योंकि आपको बचपन में वेजेस ही बताया गया था। तो ये भी 10,000 लगा, आपने ये भी ऐड कर दिया। करेक्ट? अंडरस्टूड? मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है। इसके अलावा और भी कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते होंगे, याद है डायरेक्ट एक्सपेंस, और भी बहुत सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे, उसको भी आप ऐड कर देते। सपोज 20,000 का डायरेक्ट एक्सपेंस लगा, उसको भी आपने ऐड कर दिया। देयर में भी सम डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल एक्सपेंसेस टू ब्रिंग द इन्वेंटरी इन प्रेजेंट लोकेशन, सारा ऐड कर दिया। अंडरस्टूड? करेक्ट? यहां से इसमें से आपने सेल कर दिया, आपने सेल कर 10,000 में से आपने 8,000 बेच दिया। कितना बेच दिया? 15 रुपए में बेच दिया। तो 8,000 इंटू 15 कितना, मुझे बताओ? 8,000 इंटू
15, ये आपका हो गया 1,20,000। तो 1,20,000 में आपने बेच दिया। चलो 15 बहुत कम हो जा रहा है, एक काम करते इसको 20 कर देते, आपने 20 रुपए में बेच दिया। तो 8,000 इंटू 20 हो गया, कितना हो गया मुझे बताओ? 8,000 इंटू 20, ये कितना हो गया? 1,60,000 हो गया। ये आपका सेल हो गया। अब हमें निकालना क्लोजिंग स्टॉक, यही तो बचपन करते थे क्लोजिंग स्टॉक, इसी को तो वैल्यू करना है। इसके लिए आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो 10,000 में कितना बेच दिया? 8,000, बचा कितना? 2,000। अब 2,000 का कॉस्ट प्राइस क्या आना चाहिए, वही देखना है कॉस्ट प्राइस। तो आप क्या बोलोगे कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा? आप ये सब टोटल करोगे, ये आपका हो गया कॉस्ट ऑफ परचेज, मतलब ये हो गया परचेज प्राइस, ये हो गया डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस टू ब्रिंग द इन्वेंटरी इन प्रेजेंट लोकेशन। तो टोटल कितना हुआ? तो ये आपका हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये कितना आया मुझे बताओ? दिस इज 1,40,000। ये आ गया आपका 1,40,000। कितने यूनिट्स का? 10,000 यूनिट का। तो कॉस्ट प्राइस पर यूनिट कितना हो गया? 14 रुपीस हो गया। तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। तो आप यहां मल्टीप्लाई कर दोगे इंटू 14 से, तो आपका कितना आया? 2,000 इंटू 14 कितना आया? 80,000, सॉरी 28,000। 28,000 हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। जो बच गया उसका क्या हो गया? जो बच गया वो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। यही तो कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, यही तो कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। हैव यू अंडरस्टूड? करेक्ट। तो जो प्रॉफिट आएगा उसको आप बचपन बोलते थे ग्रॉस प्रॉफिट। तो मुझे बताइए ग्रॉस प्रॉफिट कितना आना चाहिए? अगर 20 रुपया सेल प्राइस है और 14 रुपीज आपका कॉस्ट प्राइस है, तो मुझे बताइए ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? 20 माइनस 20 माइनस 14 इस 6 रुपए। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे 8,000 यूनिट बेचा, उसमें आपने 6 रुपया कमाया, तो आपका 8,000 इंटू 6 कितना हुआ? आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 48,000, आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब इसको आप बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से निकालो, उतने आएगा, चेक कर लो। 1,60,000, 1,60,000 प्लस 28,000 माइनस ये सम टोटल कर दो, तो ये कितना? 1,40,000। तो कितना आया? 48,000 ही तो आया। यही तो बचपन में करते थे, आपको बचपन में ये 28,000 दे देता था, अब आपको ये 28,000 निकालना, यही फर्क है। बचपन में आपने अगर ट्रायल बैलेंस दिया होता तो वहां पे आपको बचपन में आउटसाइड ट्रायल बैलेंस आपको लिखता था क्लोजिंग स्टॉक इज इतना, वहां पे ये दे देता था। अब आपको ये निकालना सिखा रहे हैं, यही अंतर है। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? ये बात समझे? करेक्ट। अब आते हैं नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस में। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस समझते हैं कि अब हमारा एक एग्जांपल लिखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट ही समझाता हूं, ट्रेडिंग अकाउंट से ही समझाता हूं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ओके, सेम एग्जांपल में लेता हूं विद सम नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस। तो आपने परचेज किया, वन सेकेंड 10,000 यूनिट एट ₹10, करेक्ट। तो ये कितना हो गया? 1,00,000, 1,00,000। लेकिन जस्ट राइट, जब आप परचेज करते हो तो हो सकता है परचेज करते समय और लाने तक कुछ लॉस हो जाए, करेक्ट, ड्यू टू द इनहेरेंट नेचर ऑफ द गुड्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप परचेज करो सीमेंट, तो सीमेंट बैग आपने परचेज किया, तो लोडिंग और अनलोडिंग करते समय कुछ सीमेंट ना जड़ जाता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस, उसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। कि ड्यू टू इनहेरेंट नेचर ऑफ गुड्स कुछ लाने तक का खर्चा या उसको स्टोर करने तक का खर्चा, स्टोर करते समय में कुछ लॉस हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल लॉस। इतना लॉस होना ही है, सबको पता है, तो दैट इज नोन एज नॉर्मल लॉस। तो आपने 10,000 केजी खरीदा, तो उसमें कुछ नॉर्मल लॉस हो गया। लेट्स से कि आपका नॉर्मल लॉस हो गया 200 केजी, और कुछ एबनॉर्मल लॉस हो गया। एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है? जो नॉर्मल लॉस के अलावा है, कि चोरी हो गया, आग लग गया, डैमेज हो गया, एक्सीडेंट हो गया, जिसको आप रोक सकते थे बट आपने रोका नहीं। नॉर्मल लॉस को आप रोक नहीं सकते, वो तो होना ही है, लेकिन कुछ ऐसा लॉस होता है जिसको आप रोक सकते थे, जिसके लिए आप प्रिकॉशन ले सकते थे। एक्सीडेंट हो गया, रोक सकते थे, आग लग गया, रोक सकते थे, और भी कुछ हो गया, रोक सकते थे। अंडरस्टूड? चूहा डैमेज कर दिया, आपके गोदाम में चूहा है, चूहा काट काट के क्या कर रहा है? उसको खराब कर रहा है, तो वो जो लॉस हुआ वो एबनॉर्मल लॉस है। तो सपोज एबनॉर्मल लॉस हो गया, लेट अस से हाउ मेनी यूनिट्स? 300 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हो गया। टोटल लॉस कितना हो गया? 500 यूनिट, समझे? ये टोटल लॉस हो गया। अभी आपका कैरेज इनवर्ड का तो खर्चा लगा होगा, तो आपका कैरेज इनवर्ड कितना है? जैसे जैसे पहले लिया था, सारा वही एग्जांपल लेते, 10,000
फिर आपका वेजेस कितना है, सेम वेजेस मैंने कितना लिया था 10,000। फिर बोला कि और भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके कितने 20,000, तो सेम टू सेम मैंने ले लिया। और आपने सेल कितना कर दिया, सेल कितना कर दिया, तो अब मुझे बस 10,000 से 500 चल गया, तो आपके पास अब 9,500 ही है। आपके पास यूनिट कितना बचा, 9,500 यूनिट बचा है, करेक्ट। तो आपने सेल कर दिया 8,000 यूनिट, कितना बेच दिया आपने, 20 रुपया में बेच दिया आपने, तो 20 रुपया में बेच दिया, मतलब 1,60,000 में आपने बेच दिया, करेक्ट। अब मुझे बताओ आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक वो कितना होगा, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक तो 9,500 माइनस 8,000 होगा ना, 9,500 माइनस 8,000। अब आपको निकालना है इसका कॉस्ट प्राइस, अब आपको निकालना है इसका कॉस्ट प्राइस, अंडरस्टूड, समझे। लेकिन अब हमारा अब हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है कि जो एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस। मींस अब इसमें से कुछ एबनॉर्मल लॉस हुआ होगा, इसमें से कुछ एबनॉर्मल लॉस है ना, मतलब ये जो आपका एक्सपेंसेस है, आपका टोटल एक्सपेंसेस कितना है, आपका टोटल एक्सपेंसेस, टोटल कॉस्ट कितना हुआ 1,40,000, 1,40,000, अंडरस्टूड। तो इसमें से कुछ नॉर्मल लॉस होगा, इसमें से कुछ, करेक्ट ना, नॉर्मल लॉस होगा, और इसमें से कुछ एबनॉर्मल लॉस होगा। तो एबनॉर्मल लॉस विल नॉट बी इंक्लूडेड, विल नॉट बी इंक्लूडेड in cost price, but normal loss will be included in cost price। नॉर्मल लॉस को इंक्लूड करना है क्योंकि वो तो होना ही था, वो तो पता था होना ही है, तो जो होना ही है उसको आप एक्सक्लूड क्यों करेंगे। इसका मतलब अब हमें निकालना है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। तो हमारा एएस क्या बोलता है कि अब आपका कॉस्ट प्राइस पर यूनिट कितना होना चाहिए। तो आपका टोटल खर्चा लगा 1,40,000, बट कितने यूनिट के लिए, कितने यूनिट के लिए, मतलब आपने 1,40,000 खर्चा किया है, बट कितने से 10,000 आपने खरीदा, 200 का तो लॉस होने वाला था पता है, मतलब इफेक्टिवली आपने 9,800 यूनिट खरीदा है, मतलब 1,40,000 आपने जो पे किया है वो 9,800 यूनिट के लिए पे किया है, क्योंकि आपको पहले से पता था कि भाई 200 यूनिट तो लॉस हो जाएगा, मतलब इफेक्टिवली आपने 1,40,000 कितने यूनिट के लिए पे किया है, आपने 1,40,000 पे किया है, 9,800 यूनिट के लिए पे किया है, अंडरस्टूड ना। मींस आप दुकान के पास गए, आप दुकानदार के पास गए, आपने बोला कि 10,000 यूनिट खरीदा है, आपने बोला कि 10,000 यूनिट ऑफ सीमेंट बैग खरीदना है, 10,000 केजी खरीदना है। आपको पता है कि जब आप उसको खरीदोगे तो लोडिंग अनलोडिंग स्टोर करते समय 200 केजी तो आपका झड़ जाएगा। इसका मतलब आपको पहले से पता है कि जितना आप पे कर रहे हो किसके लिए पे कर रहे हो, 9,800 केजी के लिए पे कर रहे हो, ये तो आपको पता है ना। उसके अलावा अब 300 केजी का और लॉस हो गया, वो आपको पहले से पता नहीं था, वो तो क्या हुआ कि बीच में एक्सीडेंट हो गया, आग लग गया, तो उसके बारे में आपको पहले से पता नहीं था। तो इसका मतलब आपने इफेक्टिवली 1,40,000 कितने यूनिट के लिए पे किया है, 9,800 यूनिट के लिए ही पे किया है। तो हमारा एस बोलता है भाई आप इसको डिवाइड करो, 9,800 से डिवाइड करो, 9,800 से डिवाइड करो, समझे इस बात को। इसका मतलब आपका कॉस्ट प्राइस पर यूनिट कितना है, तो आपका कॉस्ट प्राइस पर यूनिट 1,40,000 डिवाइड बाय 9,800, ये हो गया 14.28, 14.29 का देते 14.29 रुपीस हो गया, 14 रुपया 29 पैसा हो गया, करेक्ट। जो आप रिकवर करोगे अपने कस्टमर से बाय इंक्लूडिंग प्रॉफिट, तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है 14 रुपया 29 पैसा है, और आपका सेल प्राइस कितना हो गया 20 रुपया, जो डिफरेंस हो गया आपका प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब यहां पर इसमें अब इसमें क्या इंक्लूड है, एबनॉर्मल लॉस, तो हम क्या करेंगे एबनॉर्मल लॉस यहां से एक्सक्लूड कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट से एक्सक्लूड कर देंगे एंड चार्ज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बचपन में आपको एक एंट्री पढ़ाया था, बचपन में एबनॉर्मल लॉस टू ट्रेडिंग अकाउंट, देन पीएल अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, याद करो पहले कहते थे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट, इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस ट्रेडिंग अकाउंट से रिमूव कर रहे हैं और चार्ज कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पीएल अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। तो ये एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ मुझे बताओ, 300 इंटू 14 रुपया 29 पैसा, तो 300 इंटू 14.29 ये कितना है 4287,
यह आ गया आपका 4287, करेक्ट। अब ये भी कितना होगा आपका, ये जो होगा एक आपका बच कितना आ गया 1500 यूनिट, इसको मल्टीप्लाई कर दो 14 रुपया 29 पैसा से, तो 1500 इंटू 14 रुपया 29 पैसा, ये हो गया आपका 21435। तो आपका जीपी कितना आएगा, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा चेक करो, आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा होगा चेक करो। पहले बैलेंसिंग फिगर निकालो, पहले बैलेंसिंग फिगर निकालो, जो बचपन में जैसे बैलेंसिंग फिगर निकालते थे, तो आप करोगे एक, ये आपका 1,60,000 है, 1,60,000 प्लस 4287 प्लस 21435, करेक्ट। ये आपका हो गया 1,85,722, 1,85,722 माइनस कर दो, माइनस कर दो 1,40,000, तो ये आ गया आपका 45,722। तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। अब चेक करो कि आपने 8,000 बेचा, आपका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना हुआ कि 20 रुपया में बेचा, कॉस्ट प्राइस है 14 14 माइनस 29 पैसे, तो कितना हुआ 5.71, तो 5.71 मल्टीप्लाई करो, देखो अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा, अप्रोक्सीमेटली यार 45,680, वो जो राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है, क्योंकि यहां पे हमने 14 रुपया 29 पैसा लिखा, एक्चुअली यहां पे और भी डेसिमल था, तो उसके कारण राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आ रहा है यहां पर, लेकिन एग्जैक्टली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि बोलता है कि एबनॉर्मल लॉस का एक्सक्लूड कर दो फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वेंट्री, बट नॉर्मल लॉस विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वेंट्री। तो देखिए आपने नॉर्मल लॉस को एक्सक्लूड नहीं किया, तो आपका जो कॉस्ट प्राइस पर यूनिट का फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट का फॉर्मूला क्या हो गया कि कॉस्ट ऑफ परचेज डिवाइडेड बाय, कॉस्ट ऑफ परचेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स लेफ्ट आफ्टर नॉर्मल लॉस। तो जब भी आप कॉस्ट प्राइस पर यूनिट निकालोगे तो आपका फॉर्मूला ये बन गया, तो वही फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है कि नॉर्मल लॉस इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वेंट्री, इफ देयर आर नॉर्मल लॉस कॉस्ट प्राइस पर यूनिट विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट विल बी कॉस्ट ऑफ परचेज, अब आपको पता है कॉस्ट ऑफ परचेज क्या होता है, डिवाइडेड बाय बैलेंस नंबर यूनिट आफ्टर नॉर्मल लॉस, बैलेंस नंबर यूनिट आफ्टर नॉर्मल लॉस। अंडरस्टूड, हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पर पहले बताओ समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है, बोलो। हैव यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पॉइंट? एनी डाउट? करेक्ट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो बचपन में आप एबनॉर्मल लॉस का जर्नल एंट्री क्या पास करते थे, मुझे बताओ, व्हाट वाज द जर्नल एंट्री? बचपन में आपका जर्नल एंट्री क्या होता था? जर्नल एंट्री फॉर एबनॉर्मल लॉस, आपको बोला जाता नॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, याद करो नॉर्मल लॉस के लिए कोई जर्नल एंट्री नहीं पास करते थे। क्यों नहीं पास करते थे? बिकॉज दैट विल बी इंक्लूडेड इन परचेज प्राइस ओनली, वो परचेज प्राइस में इंक्लूडेड है, उसको आपको अलग से हटाना नहीं है और पीएल में चार्ज नहीं करना है। बट एबनॉर्मल लॉस के लिए आप पहला एंट्री पास करते थे, याद करो पहला एंट्री होता था एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, या तो आप क्या करते थे परचेज से इसको कम कर दो टू परचेज अकाउंट, या क्या करो ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या करते थे क्रेडिट कर देते, दोनों एंट्री सही है, या तो परचेज से कम कर दो या तो ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर दो, दोनों सेम है ना। प्लीज एबनॉर्मल लॉस को जिसको आपने एक्सपेंस मान लिया वो आपका पीएल में डेबिट हो जाएगा, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को क्लोज करोगे और लिखोगे पीएल अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। अंडरस्टूड, ये आपका जर्नल एंट्री होता था, याद करो ऐसा कुछ जर्नल एंट्री किया था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस जर्नल एंट्री। चलेगा, एक क्वेश्चन करते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन 5 में आइए। क्वेश्चन 5 ये एक फेवरेट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का, हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए, हो सकता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आ जाए। इन द प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल वेस्ट इज 5%, ओके 5% इनपुट, 5,000 एमटी, एमटी मींस मेट्रिक टन, ठीक है। अब इनपुट वे पुट इन द प्रोसेस रिजल्टिंग इन अ वेस्टेज ऑफ 300 एमटी, बोला टोटल वेस्ट कितना हुआ 300 एमटी का, तो 5% तो नॉर्मल लॉस था, तो 5,000 इंटू 5% कितना हुआ 250, तो 250 आपका नॉर्मल लॉस है, तो बाकी जो बचा वो एबनॉर्मल लॉस है, तो एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ 50 एमटी, एबनॉर्मल लॉस हो गया आपका 50 एमटी। कॉस्ट ऑफ एमटी
अब इनपुट 1000, बोला एक एमटी खरीदने का कॉस्ट कितने, 1000 रुपया। द इंटायर क्वांटिटी ऑफ वेस्ट इज ऑन स्टॉक एट ईयर एंड, स्टेट विद रेफरेंस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हाउ विल यू वैल्यू द इन्वेंट्री इन दिस केस। ये आपका क्वेश्चन है, तो करते हैं। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, टोटल वेस्ट कितना दिया हुआ है आपको। टोटल वेस्ट है आपका 300 MT, जिसमें से आपका नॉर्मल वेस्ट कितना है, नॉर्मल वेस्ट मिस लॉस वो आपको है, आपका है 250 MT। कैसे निकाला आपने, 5% ऑफ 5000 MT। तो जो बाकी बच गया वो आपका एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ, 50 MT इन यूनिट्स। करेक्ट, अंडरस्टूड। ठीक है, अब आप निकालोगे कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। तो आपका कॉस्ट ऑफ परचेज कितना दिया हुआ है, आप करोगे कॉस्ट ऑफ परचेज डिवाइडेड बाय क्या करोगे, नंबर ऑफ यूनिट्स आफ्टर व्हाट, नॉर्मल लॉस, आफ्टर नॉर्मल लॉस। करेक्ट। तो आपका कॉस्ट ऑफ परचेज कितना हुआ, आपने 5000 MT, एक MT खरीदा 1000 रुपया देके, तो आपका ये टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज हो गया। डिवाइड बाय क्या करना है, टोटल आपने 5000 खरीदा, जिसमें से नॉर्मल लॉस कितना हो गया 250, तो 250 माइनस कर दो, तो ये कितना है आपका 50 लाख। 50 लाख डिवाइड बाय कितना हो गया, ये हो गया 4750 आ गया। करेक्ट। तो कितना है मुझे बताइए, तो 50 लाख डिवाइड बाय 4750, तो ये क्या होगा 1052। तो आपका कॉस्ट प्राइस पर यूनिट आएगा 1052 0.63 कर सकते हैं, 0.63। ये आपका हो गया कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। चलेगा, फिर लिखिए एज पर AS2 valuation of inventory, valuation of inventory, abnormal loss will not be included in cost price of inventory, and hence such abnormal loss will be recognized as an expense in प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट इन PL लिख सकते हैं, इन PL, और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ठीक है, करेक्ट। इन PL अकाउंट लिख लो, PL अकाउंट। करेक्ट। तो व्हाट इज द, वी नीड टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, इज इक्वल टू, तो आपका एबनॉर्मल लॉस यूनिट कितना था, दैट इज 50। तो 50 इंटू हाउ मच, 1052.63। तो कर दो 50 इंटू 1052.63, ये आपका हो गया 52,000 रुपीज, 631.50। तो ये आपका हो गया वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, रुपीज 52,000
631.50. अंडरस्टूड? गॉट दिस पॉइंट? एनी डाउट? बोलिए। हैव यू अंडरस्टूड? तो ये आपको निकालने बोला था, आपने ये निकाल लिया। आपको ये नहीं बताया कि व्हाट इज द स्टॉक ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक आपको नहीं दिया तो उसका वैल्यू निकाल नहीं सकते हो। चेक करो, आपका आंसर यही दिया होगा कि टोटल, अच्छा टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री मैंने निकाला है, तो कॉस्ट प्राइस पर एमटी ये आपका कितना गया 1052.63, हमने 2 डेसिमल लिया, उन्होंने 4 डेसिमल लिया, तो आप लिख लो टोटल आपको निकलना है, तो टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, तो ये मान के चलते हैं कि जितना आपने खरीदा था उतना स्टॉक है, तो 5000 खरीदा था जिसमें से 300 तो वेस्ट हो गया, मतलब अब आपके पास कितना है 4700 है, तो 4700 इंटू 1052.63 इतना कर दो, तो 4700 इंटू 1052.63 ये कितना आ रहा है, दैट इज 49,47,361, तो 49,47,361 अप्रोक्सीमेटली तो इतना आ गया, समझ में आया? तो ये आपका हो गया वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ये मानते हुए कि जितना खरीदा उतना ही आपके स्टॉक में है, ठीक है, यही पूछा है। देखो 49,47,361, ये क्योंकि हमने 4 डेसिमल लिया है, हमने 2 डेसिमल लिया, उसका फर्क आ रहा है, चलेगा। ये एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकता है। और एक क्वेश्चन करते हैं, पहले बताओ ये समझ में आया? समझ में आ गया? और एक क्वेश्चन करते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 12 में आइए, क्वेश्चन नंबर 12 में आइए। क्वेश्चन 12 क्या लिखा हुआ है? एन एंटिटी ऑर्डर 13,000 kg ऑफ सर्टेन मटेरियल एट ₹90 per यूनिट। मतलब इस क्वेश्चन और लास्ट वाले क्वेश्चन में यही फर्क है कि लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ परचेज दे दिया था, यहां आपको कॉस्ट ऑफ परचेज निकालना है, इतना ही फर्क है। द परचेज प्राइस इंक्लूड एक्साइज ड्यूटी इन रेस्पेक्ट ऑफ विच सेंडबैक क्रेडिट इज एडमिसिबल, करेक्ट? तो एक्साइज ड्यूटी आपने पे किया, एक्साइज ड्यूटी देखिए जब प्रोडक्शन करते तो हो सकता है कुछ आपको ड्यूटी देना पड़े, तो उसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी, जिसके लिए सेंडबैक क्रेडिट एडमिसिबल, मतलब ये रिफंडेबल है। जब भी लिखता है ना क्रेडिट इज एडमिसिबल, क्रेडिट इज एडमिसिबल, इसका मतलब ये रिफंडेबल है। जब भी क्वेश्चन में लिख दिया क्रेडिट इज एडमिसिबल, तो इसका मतलब रिफंडेबल है। तो 90 में कितना इंक्लूड है 5, जो कि रिफंडेबल है, तो उसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए, उसको माइनस कर देंगे। फ्रेट इंकर्ड अमाउंटेड ₹80,600, नॉर्मल ट्रांजिट लॉस कितना 4%, तो आपने खरीदा कितना 13,000, उसका 4% कितना हुआ मुझे बताइए, तो 13,000 इंटू 4% कितना हुआ 520, तो 520 आपका नॉर्मल लॉस है। इंटरप्राइज एक्चुअली रिसीव, बोला एक्चुअली कितना रिसीव किया 12,400, खरीदा था 13,000, मिला 12,400, तो टोटल लॉस तो कितना हुआ 600 का, इसका मतलब बच गया, मतलब 600 में से नॉर्मल लॉस कितना है 520, तो 80 क्या हो गया आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया। एंड कंज्यूम 10,000 kg, बोला अभी तक कंज्यूम कितना कर 10,000, मिला कितना 12,400, कंज्यूम कितना 10,000, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया 2,400। कैलकुलेट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वेंटरी, ये आपका क्वेश्चन है, करें यस और नो? तो सबसे पहले आप निकालोगे कॉस्ट ऑफ परचेज, यहां पर हम कर रहे हैं, नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। तो लिखिए आपका इनवाइस प्राइस कितना है, या आपको तो दे दिया परचेज प्राइस ही, आपका परचेज प्राइस कितना है, यहां बोला 13,000 इंटू 90, 13,000 इंटू 90 ये हो गया 11,70,000। बट इस 90 में 5 रुपीज क्या है एक्साइज ड्यूटी है, जिसके लिए आपको क्रेडिट मिल गया, मतलब वो रिफंडेबल है, तो उसको माइनस कर दो, क्योंकि ये इंक्लूडेड है, इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो लेस करेंगे एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। अब आपके क्वेश्चन में ना एक्साइज ड्यूटी नहीं आएगा, वो जीएसटी देगा, ठीक है ना, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो लिख लो एक्साइज ड्यूटी या जीएसटी व्हाटएवर, कुछ भी दिया जिसका आपको क्रेडिट मिल गया है, तो कुछ भी ड्यूटी एंड टैक्सेस जिसका आपको रिफंड मिल चुका है उसको आप ऐड नहीं करोगे, करेक्ट? तो जीएसटी ये कितना है, जीएसटी के नाम से भी लिख दिया, अगर सपोज एग्जाम में जीएसटी आता तो कंफ्यूज मत होना। तो 13,000 इंटू 5 ये कितना आया 65,000, ये आ गया आपका 65,000, यस सर करेक्ट। तो आफ्टर डिडक्शन कितना आया, ये हो गया 11,00,000,
5,000, 11,05,000, करेक्ट। इसमें आप ऐड कर दोगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लाने का खर्चा, तो सारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड कर दो, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, तो वो कितना हुआ, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस कितना लग रहा है मुझे बताइए, क्वेश्चन में लिखा हुआ 80,600, तो ये आपका हो गया कॉस्ट ऑफ परचेज, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ परचेज बोलते हैं। यही आपको पिछले वाले क्वेश्चन में दे दिया था, अब इस क्वेश्चन में आपने निकाला है, तो कॉस्ट ऑफ परचेज कितना हो गया, ये आपका हो गया 11,85,600, 11,85,600, करेक्ट, अंडरस्टूड, करेक्ट, अंडरस्टूड। अब आपको निकालना है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, तो आप डिवाइड करोगे इसको, किससे डिवाइड करोगे, बैलेंस यूनिट आफ्टर नॉर्मल लॉस, जो भी आपने यूनिट परचेज किया है तो बच गया आफ्टर नॉर्मल लॉस, उससे डिवाइड कर दोगे, करेक्ट, तो आप निकालोगे कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, तो वो कितना आएगा 11,85,600 डिवाइड बाय, आपने खरीदा कितना 13,000, उसमें से नॉर्मल लॉस कितना हुआ 520, तो 520 से माइनस कर दो, तो ये कितना बचा मुझे बताइए, तो दिस विल बी 13,000 माइनस 520, तो ये हो गया 12,480, तो आप क्या करोगे 11,85,600 डिवाइड बाय क्या करोगे 12,480 करोगे, कितना आया 11,85,600 डिवाइड बाय 12,480, तो ये आपका आ गया 95 रुपीज पर यूनिट, 95 रुपीज पर यूनिट, गॉट दिस पॉइंट, हैव यू अंडरस्टूड, करेक्ट। तो अब आपको बताना है, लिखो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, तो क्या क्या कैलकुलेट करना है, पहला मुझे बताओ व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस कितना होगा, एबनॉर्मल लॉस आपका कितना 80 इंटू 95 करोगे, तो 80 इंटू 95 कितना हो गया 7,600 विच विल बी चार्ज टू पीएल एस एन एक्सपेंस, गॉट दिस पॉइंट, करेक्ट। फिर आपका क्या हुआ कॉस्ट प्राइस ऑफ कंजम्पशन, मीन जो मेटेरियल कंज्यूम्ड हुआ वो आपका एक्सपेंस हो जाएगा, जैसे आपने कंज्यूम किया वो आपका एक्सपेंस हो गया, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मेटेरियल कंज्यूम, तो आपने कंज्यूम कितना किया 10,000 यूनिट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो 10,000 इंटू 95 कितना हुआ, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन है वो हो जाएगा 9,50,000, वो आपका हो जाएगा 9,50,000। फिर आपका जो बच गया वो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितना है, तो आपने 12,400 आपको मिला, उसमें से 10,000 आपने कंज्यूम कर लिया, तो बचा 2,400, तो 2,400 इंटू 95 ये कितना हुआ, 2,400 इंटू 95 ये कितना हुआ 2,28,000, 2,28,000। अब चेक करो इसका जो सम टोटल होगा दैट विल बी इक्वल टू 11,85,600, चेक करो 7,600 प्लस 9,50,000 प्लस 2,28,000 कितना आ रहा है 11,85,600, मीन्स आपने इसी को तो एलोकेट कर दिया ना 11,85,600, अंडरस्टूड। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कॉस्ट प्राइस, अंडरस्टूड। ये आपका एक्सपेंस होगा, ये आपका एक्सपेंस होगा, और ये आपका एसेट होगा जो आपको बैलेंस शीट में दिखाना है, ये आपका एसेट चल जाएगा बैलेंस शीट में। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, गॉट दिस पॉइंट, एनी डाउट, एनी डाउट, इतना समझ में आया, बोलिए अप टू दिस एनी डाउट। दो क्वेश्चन हमने किया, आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। चले आगे बढ़े, तो एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या किया। हमने अभी तक किया कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस को हमने डिवाइड किया दो पार्ट में, पहला क्या स्टॉक इन ट्रेड जो कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड विल बी इनवॉइस प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट प्लस नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस एंड एनी अदर कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग द इन्वेंटरी इन प्रेजेंट लोकेशन। ठीक है, इसका सम टोटल क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आ जाएगा। फिर फिनिश गुड्स में हमने देखा कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें ऐड कर दो कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन दो प्रकार के होते हैं, पहला क्या हो गया आपका
डायरेक्ट लेबर, दूसरा क्या हो गया आपका प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड दो प्रकार के होंगे, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एंड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। फिर इसमें अदर कॉस्ट ऐड कर दो। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल क्या होगा, इनवॉइस प्राइस लेस टैक्स डिस्काउंट और रिबेट प्लस एनी नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, उसमें आप ऐड कर दो एनी अदर कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग द इन्वेंटरी इन प्रेजेंट लोकेशन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपको देगा। प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड विल बी एलोकेटेड टू ईच यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। फिक्स ओवरहेड को आप एलोकेट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल प्रोडक्शन व्हिचएवर इज हायर, व्हिचएवर इज हायर। इस पॉइंट को समझे, व्हिचएवर इज हायर, अंडरस्टूड। और कॉस्ट ऑफ अदर कॉस्ट, एनी अदर कॉस्ट जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है टू ब्रिंग द इन्वेंटरी कंडीशन ऑफ सेल, उसको भी आप ऐड कर दोगे, ठीक है। एक्सक्लूडेड भी समझ में आ गया, यहां तक तो आपको कहानी समझ में आ गया। एनी डाउट अप टू दिस, एनी डाउट मुझे बताइए, कोई और डाउट है? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 18, थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग वाला भी क्वेश्चन ले लेते हैं। कीर्ति लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2024, the company manufactured 550 computer. It has a policy of valuing finished goods at a standard cost of 1.8 lakh per computer. 1.8 lakh per computer. इसका कोई लेना देना नहीं है, ये आपको पता नहीं क्यों दे रहा है, इसको अभी मत देखिए। बोला कि इट इज अ पॉलिसी ऑफ वैल्यूइंग फिनिश्ड गुड at a standard cost of 1.8 lakh per computer. The details of cost are as under. आपको बोला रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ 400 लाख, डायरेक्ट लेबर कितना है 250 लाख, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है 150 लाख, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कॉस्ट। अभी इस चैप्टर में अगर आपको कोई इंटरेस्ट कॉस्ट दिया हुआ, क्वेश्चन साइलेंट है, तो इंटरेस्ट कॉस्ट विल नेवर बी इंक्लूडेड। हम इंटरेस्ट कॉस्ट के लिए क्या बात की, इंटरेस्ट कॉस्ट को तभी इंक्लूड करेंगे एज पर द कंडीशन गिवन इन AS16। अगर क्वेश्चन साइलेंट है इस चैप्टर में, इंटरेस्ट कॉस्ट को आप कभी भी ऐड नहीं करोगे, अंडरस्टूड। अब देखिए फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड तो आपको दिया है, लेकिन क्वेश्चन में आपको एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल प्रोडक्शन नहीं दिया है। जब भी क्वेश्चन में आपको एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल प्रोडक्शन नहीं देगा, तो आप हमेशा मानोगे कि एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल प्रोडक्शन समान है, और एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल प्रोडक्शन समान होगा तो आपको पूरा इंक्लूड करना है, पूरा इंक्लूड करना है। तो कंप्यूटर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बड़ा आसान होगा, देखो 400 ऐड करोगे, 250 ऐड करोगे, 150 ऐड करोगे, और जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 290 से आप जो 100 रुपीज का इंटरेस्ट कॉस्ट को माइनस कर दो और 190 ऐड कर दो, तो ये आपका हो गया 990 लाख। तो 990 लाख क्या हो गया आपका टोटल कॉस्ट हो गया, टोटल कॉस्ट हो गया। अब आपने कितना कितना मैन्युफैक्चर किया 550 मैन्युफैक्चर किया, तो 990 माइनस 550 कंप्यूटर, तो 1.8 लाख आ रहा है। इसका मतलब जो बोला गया था वो सही है, जो बोला गया था वो सही है, मतलब पहले आपको दे दिया एट ए स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ 1.8 लाख पर कंप्यूटर, पर आपको चेक करना पड़ेगा ना ये सही है गलत है। तो सही तो है, एकदम आसान हो गया, तो दैट इज 1.8 लाख पर कंप्यूटर। तो इन दिस केस फिनिश गुड्स हैव बीन वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ 1.8 लाख पर कंप्यूटर व्हिच इज इंसिडेंटली with the value computed on the basis of absorption costing as under। ये सब पैरा ना उन्होंने कॉस्टिंग सब्जेक्ट से मिलता जुलता लैंग्वेज लिखा है। तो जब आप कॉस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें करोगे। अभी उससे कोई लेना था नहीं है, आपको देखना है कि क्या ऐड करना है और क्या ऐड नहीं करना है, अंडरस्टूड। तो एक नोट तो लिख लो यहां पर, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, नोट लिख लो, if question is silent, interest cost will not be included in cost price of inventory, correct। और एक नोट लिख लो, if question is silent about normal production entire fixed overhead will be included in the cost price of finished goods। समझे?
समझ में आ रहा है? यस सर, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है। ओके सर, ये भी समझ में आ गया। ओके सर, आगे चलते हैं। अब देयर आर टू स्पेशल पॉइंट, वन इज ज्वाइंट प्रोडक्ट, अदर इज बाय प्रोडक्ट। ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में मुझे समझाना पड़ेगा। देखिए, जब भी आप प्रोडक्शन प्रोसेस करते हो तो हो सकता है कि आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो वो एक से अधिक फिनिश गुड प्रोड्यूस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज आप क्रूड ऑयल से, मीन्स जो क्रूड ऑयल मतलब क्या होता है, जो कैरोसिन होता है उसको आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो पहले आप क्या करते हैं, जो, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, सिंपल सा बात है कि सपोज अमूल इंडस्ट्री घी बनाना चाहता है, तो उसने क्या किया, मिल्क खरीदा, मिल्क उसका रॉ मटेरियल हो गया। अब जब वो प्रोडक्शन प्रोसेस करता है तो घी के साथ आपका बटर भी पैदा होता है, बटर भी प्रोड्यूस होता है। तो यहां पे दो यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, दो तरह का फिनिश गुड प्रोड्यूस हो रहा है, एक घी एक बटर। इसको बोलते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट। मींस एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस से आपका दो अलग अलग मेन प्रोडक्ट पैदा हो रहा है, मेन प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट। मतलब कॉस्ट तो एक ही लगा, कॉस्ट आपका एक ही लगा। मींस सपोज आपने मिल्क खरीदा, ठीक है, अब इसको प्रोडक्शन प्रोसेस में डाल दिया, तो ये आपका हो गया ज्वाइंट कॉस्ट। और यहां से दो यूनिट पैदा हो गया, एक हो गया घी और एक हो गया बटर, करेक्ट। तो ये हो गया आपका मेन प्रोडक्ट 1, ये हो गया मेन प्रोडक्ट 2, करेक्ट। तो ये हो गया आपका टोटल ज्वाइंट कॉस्ट। तो इस ज्वाइंट कॉस्ट को आपको घी एंड बटर में एलोकेट करना पड़ेगा। तो किस तरह से एलोकेट करना वो समझाया जा रहा है। तो हमारा AS2 क्या बोलता है कि जो भी ज्वाइंट कॉस्ट इनकर हुआ है in the production of ghee and butter, that should be allocated to ghee and butter in the ratio of their sales value at the point of split off। जब वो स्प्लिट हो रहा है उस समय देखो उसका सेल्स वैल्यू कितना है, उस सेल्स वैल्यू में इस ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट कर दो। तो डोंट वरी, ये सेल्स वैल्यू दिया रहेगा, उस सेल्स वैल्यू में आप उसको एलोकेट कर दो, उस सेल्स वैल्यू में आप उसको एलोकेट कर दो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर आपका स्प्लिट हुआ और स्प्लिट बन के आपका एक प्रोडक्ट निकला, बट उसको घी बनाने के लिए हो सकता है और भी कुछ खर्चा लगे, फर्दर प्रोसेसिंग लगे। मतलब ये जो पैदा हुआ उसको अभी आप बेच नहीं सकते हो, उसमें आपको कुछ और फर्दर प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, तब जाके वो घी बनेगा और घी को आप बेच सकते हो। इसका मतलब हो सकता है एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ आप जो यूनिट बना है उसको मार्केट में सेल ही नहीं कर सकते हो। जब मार्केट में सेल ही नहीं कर सकते हो तो उसका सेल वैल्यू कैसे निकालोगे, करेक्ट। तो बोला कि इस केस में जहां पर आप सेल्स वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ, वहां पर वेट करो और देखो व्हाट इज द सेल्स वैल्यू ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑन कंप्लीशन प्रोडक्शन मींस आपको दो रेशियो दिया है एलोकेट करने का। क्या बोलता है, चेक करेंगे कि ज्वाइंट कॉस्ट इज एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स रेशियो ऑफ ईच ज्वाइंट प्रोडक्ट आइदर एट द टाइम ऑफ स्प्लिट ऑफ। ये आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है। अगर एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ आप सेल्स वैल्यू नहीं डिटरमाइन कर पा रहे हो तो देखो व्हाट इज द सेल्स वैल्यू ऑन कंप्लीशन प्रोडक्शन, ये आपका सेकंड प्रेफरेंस है। मींस या तो इस रेशियो में एलोकेट कर दो, अगर ये रेशियो आप नहीं निकाल पा रहे हो तो इस रेशियो में आप एलोकेट कर दो। फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट डोंट वरी, आपको दोनों में से एक रेशियो देगा, उस रेशियो में आप एलोकेट कर दो। तो जितना भी ज्वाइंट कॉस्ट है फॉर प्रोडक्शन ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट उसको एलोकेट करो इन डिफरेंट ज्वाइंट प्रोडक्ट इन द रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। समझ में आ गया। ज्वाइंट प्रोडक्ट बड़ा आसान है। व्हाट इज बाय प्रोडक्ट। अब बाय प्रोडक्ट क्या होता है, बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि कभी कभी प्रोडक्शन प्रोसेस में आप बनाना चाहते हो घी बटर, लेकिन साथ में और एक प्रोडक्ट बन गया जिसका नाम है बटर मिल्क। आपको बटर मिल्क के बारे में पता है, ये एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस में सब बनता है, घी बटर एक्चुअली बटर नहीं होता, वो मक्खन होता है। पहले मक्खन बनता है, एक्चुअली पहले ये मक्खन बनता है। मक्खन पता है, जो आपने कभी देखा होगा कि आपकी माताश्री भी घी मक्खन बनाती होंगी, तो घी अलग है, मक्खन अलग है।
बटर मिल्क को छाछ बोलते हैं, छाछ हमारे में, आप में क्या बोलते पता नहीं। तो मक्खन के बाद में बटर प्रोसेस होता है। मक्खन को अगर ज्यादा प्रोसेस किया जाए वो बटर होता है। मक्खन बहुत शुद्ध होता है, बटर क्या होता है, एक पुअर क्वालिटी होता है, मतलब उसको और रिफाइन करके बटर बनाया जाता है। करेक्ट। तो अमूल इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो मक्खन नहीं बेचता है, वो बेचता है क्या, बटर। करेक्ट। और घी बेचता है और बटर मिल्क बेचता है। तो ये बटर मिल्क बन गया। अब बनाना चाहते थे क्या, घी एंड बटर, साथ में और क्या गया, बन गया बटर मिल्क। अब बटर मिल्क को बेचा जा सकता है, बटर मिल्क को बेचा सकता है। तो यहां पर एक्चुअली तेरा 3 मेन प्रोडक्ट में देखा जाए तो आपने क्या बना लिया, आपका घी बन गया, घी बन गया, बटर बन गया और बटर मिल्क भी बन गया, समझे। अब हमारा एएस क्या बोलता है, अगर ये तीनों मेटीरियल है, मेटीरियल है, मेटीरियल मतलब क्या हो गया कि एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है इसका, अगर इज ए सिग्निफिकेंट वैल्यू, अंडरस्टूड, तो वो आपके लिए मेटीरियल है। अगर तीनों मेटीरियल है तो ये तीनों क्या कहलाएगा, ज्वाइंट प्रोडक्ट। ये तीनों क्या कहलाएगा, ज्वाइंट प्रोडक्ट कहलाएगा। और ज्वाइंट कॉस्ट को तीनों में एलोकेट कर दो, तीनों में एलोकेट कर दो। लेकिन अगर सपोज मैं ऐसा बोलता हूं घी, बटर और बटर मिल्क, लेकिन इसमें से बटर मिल्क प्रोड्यूस तो हुआ है लेकिन उसका वैल्यू ना इतना मटेरियल नहीं है, वो ई मटेरियल है। ई मटेरियल मतलब क्या हुआ, वो इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है, तो उसका टोटल वैल्यू बहुत कम है। बना तो है, बेच सकते हो, लेकिन उसका वैल्यू बहुत कम है। तो अगर वो ई मटेरियल है तो हमारा AS2 क्या बोलता है, वो ज्वाइंट प्रोडक्ट नहीं है, वो क्या है, आपका बाय प्रोडक्ट है। तो ये हो जाएगा मेन प्रोडक्ट, मतलब ये हो जाएगा आपका ज्वाइंट प्रोडक्ट। जो मटेरियल है, जो मटेरियल है, तो वो तो क्या हो गया आपका ज्वाइंट प्रोडक्ट, ज्वाइंट प्रोडक्ट। और ये हो गया आपका बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट। बना तो तीनों है, तो ज्वाइंट कॉस्ट तो तीनों का हुआ, लेकिन जो बाय प्रोडक्ट है, अब हमारा AS2 बोलता है क्योंकि वो ई मटेरियल है। अब देखिए ई मटेरियल का मतलब क्या होता है कि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसलिए एएस हम कभी भी ई मटेरियल आइटम में नहीं लगाते हैं। तो यहां पर हम थोड़ा अकाउंटिंग थोड़ा आसान कर देते हैं। तो बोला कि अगर बाय प्रोडक्ट है, वो ई मटेरियल है, तो उसको मेजर करो एट एनआरबी। एनआरबी मींस नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब उसको मेजर करने की जरूरत नहीं, उसका कॉस्ट प्राइस निकालने का जरूरत नहीं है, फिर उसको कंपेयर एनआरबी से करने का जरूरत नहीं है। मतलब बाय प्रोडक्ट है ना, उसको डायरेक्टली मेजर कर दो एनआरबी में, और जो एनआरबी आ रहा है उसको डिडक्ट कर दो फ्रॉम द ज्वाइंट कॉस्ट, और जो ज्वाइंट कॉस्ट बचा उसको एलोकेट करो इस दो ज्वाइंट प्रोडक्ट में। अंडरस्टूड। तो व्हाट दे आर सेइंग, एनी बाय प्रोडक्ट, जो भी आपने बाय प्रोडक्ट बनाया है उसको मेजर करो एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अंडरस्टूड। और उस एनआरबी को डिडक्ट कर दो फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट, मतलब जितना भी ज्वाइंट कॉस्ट लगा उससे माइनस कर दो। मतलब एक हिसाब से वो रिकवरी ऑफ कॉस्ट हो गया, क्योंकि उसको बेचोगे तो उससे कुछ अमाउंट रियलाइज होगा, उसको बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो जितना रिकवर हुआ वो अपने कॉस्ट से माइनस कर दो, और जो ज्वाइंट कॉस्ट जो बच गया आफ्टर डिडक्टिंग व्हाट द एनआरबी ऑफ बाय प्रोडक्ट, उसको एलोकेट कर दो इस दोनों प्रोडक्ट में इन द रेशियो ऑफ व्हाट एवर वी हैव डिस्कस बिफोर दिस। समझे। तो यहां पे क्या बोलना चाह रहा है कि इफ द अमाउंट इज इमेटेरियल, इट मस्ट बी, मींस इट मतलब क्या, द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब फिनिश प्रोडक्ट, इज मेजर्ड एट एनआरबी। एनआरबी मतलब क्या हुआ, एनआरबी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड सेल प्राइस, मतलब कितना में उसको बेच सकते हो, माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंस, एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंस, कि कितना अब बेचोगे तो बेचने का कुछ खर्चा भी होगा, उसको माइनस कर दो, इसको बोलते हैं एनआरबी। ठीक है, कि कितना में बेच सकते हो और जब बेचोगे तो कितना खर्चा इंकर होगा टू सेल। सपोज आप बेचने के समय आपका कुछ ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस लगता है, उसको माइनस कर दो। करेक्ट। तो ये आपका हो गया एनआरबी। एनआरबी एंड डिडक्ट फ्रॉम, एंड एनआरबी विल डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट और ज्वाइंट प्रोडक्ट।
मेन प्रोडक्ट और ज्वाइंट प्रोडक्ट। अंडरस्टूड। तो बाय प्रोडक्ट को मेजर करेंगे एट एनआरबी, उसको डिडक्ट कर देंगे फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट, और फिर जो ज्वाइंट कॉस्ट है उसको एलोकेट कर देंगे, जितने भी ज्वाइंट प्रोडक्ट उसमें एलोकेट कर देंगे इन दिस रेशियो। समझ में आया? करेक्ट। तो बाय प्रोडक्ट समझ में आ गया। अब समझे कि यहां पर इस एग्जांपल में बटर मिल्क आपका ज्वाइंट प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो बाय प्रोडक्ट भी हो सकता है। हाँ, अगर वो मटेरियल अमाउंट है तो वो ज्वाइंट प्रोडक्ट होगा, अगर वो इमटेरियल अमाउंट है तो उसको हम बाय प्रोडक्ट मानेंगे, बाय प्रोडक्ट मानेंगे। अंडरस्टूड। एक और एग्जांपल दे देता जो आपके कॉस्टिंग टीचर बहुत इस एग्जांपल को यूज करेंगे कि जब भी आप शुगर केन जूस निकालते हैं फ्रॉम शुगर केन, तो शुगर केन क्या हो गया? गन्ना। गन्ना क्या हो गया? रॉ मटेरियल। जो जूस निकला वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? फिनिश प्रोडक्ट हो गया। लेकिन उसके साथ जो जो गन्ना है उसका वो जो बच जाता है उसको बोलते हैं मोलेसिस। उसको क्या बोलते हैं? मोलेसिस ऑफ शुगर केन। अब वो हो गया बाय प्रोडक्ट। वो क्या होता है? गाय को खिलाने के काम में आता है। करेक्ट। तो उसको क्या होता है ना, जो जो ग्वाले होते हैं वो गन्ना जो बना रहा है, जो गन्ना का जूस बना रहा है उसे खरीद लेता है। इसका मतलब दैट इज सेलेबल इन द मार्केट, उसको सेल कर सकते हैं, बट वो इमेटेरियल अमाउंट होता है। करेक्ट ना? जो गन्ना का जो बच गया आफ्टर जूस निकालने के लिए, जूस निकालने के बाद उसको बोलते हैं मोलेसिस ऑफ शुगर केन। अब वो गाय को खिलाने के काम में आता है, इसका मतलब बेच तो सकते हैं, बेच सकते हैं, इसका मतलब वो बाय प्रोडक्ट हो गया। और वो बाय प्रोडक्ट को मेजर करेंगे एट एनआरबी, डिडक्ट कर देंगे फ्रॉम कॉस्ट प्राइस ऑफ जूस, तो जो बच गया वो शुगर केन जूस का कॉस्ट प्राइस हो गया। अंडरस्टूड? समझे मेरी बात को? एक होता है बाय प्रोडक्ट, एक होता है स्क्रैप मटेरियल, दोनों में अलग होता है। देखो, बाय प्रोडक्ट इज सेलेबल इन द मार्केट, लेकिन जो वेस्ट होता है, जो वेस्ट होता है उसका कोई मार्केट नहीं होता, उसको स्क्रैप में बेचा जाता है, उसके लिए एक स्क्रैप मार्केट होता है। तो एक होता है स्क्रैप मटेरियल, एक होता है बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट स्क्रैप नहीं है, बाय प्रोडक्ट को तो आप कस्टमर को बेच सकते हो, उसके लिए एक डिफाइंड कस्टमर है, उसके लिए एक डिफाइंड मार्केट है। जैसे मैंने बोला मोलेसिस ऑफ शुगर केन, उसके लिए ग्वाला खरीदार है, वो बैठा हुआ है, वेस्ट मटेरियल उसके लिए वो काम का चीज है, गाय को खिलाने के लिए काम आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, गॉट दिस माइंड। लेकिन एक होता है वेस्ट मटेरियल। अब जब प्रोडक्शन करोगे कुछ वेस्ट भी जमा हो जाता है, वेस्ट भी पैदा हो जाता है, उसके लिए कोई भी कस्टमर नहीं होता है, उसको एक रद्दी के हिसाब से आप बेच देते हो। करेक्ट? तो उसको बोलते हैं वेस्ट मटेरियल। तो उसको बेच तो सकते हो ना। तो स्क्रैप मटेरियल का जो रियलाइजेबल वैल्यू होता है उसका भी ट्रीटमेंट सेम टू सेम बाय प्रोडक्ट जैसा होगा। मींस ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रैप मटेरियल विल बी सेम। तो देखो, ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रैप मटेरियल विल बी सेम एज बाय प्रोडक्ट। इस पॉइंट को समझ में आया? अब इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो सीए इंटर में पूछा जाता है, और सीए फाइनल में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ सीए फाइनल में सेम टू सेम क्वेश्चन आया। इसका मतलब नहीं सीए इंटर में नहीं आता, सीए इंटर में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एक ही क्वेश्चन दिया गया है, उसी क्वेश्चन करते एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा और जिंदाबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करें, क्वेश्चन नंबर 10 करें। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा हुआ है? इन ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ विजुअल लिमिटेड, वन ऑफ द बीपी मींस बाय प्रोडक्ट, इमर्जेस बिसाइड द टू मेन प्रोडक्ट MP1 एंड MP2 अपार्ट फ्रॉम स्क्रैप। सब चीज दे दिया, बाय प्रोडक्ट भी दे दिया, आपका ज्वाइंट प्रोडक्ट भी दे दिया, स्क्रैप भी दे दिया। डिटेल्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर हियर एज अंडर। बोला कि रॉ मटेरियल 15,000 यूनिट 1,60,000, वेजेस 82,000, फिक्स्ड ओवरहेड 58,000, वेरिएबल ओवरहेड 40,000। अब देखिए वापस से आपको फिक्स्ड ओवरहेड के लिए नॉर्मल प्रोडक्शन या एक्चुअल प्रोडक्शन का इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो ये सारा इंक्लूड कर देंगे इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट। ओके, फिर आपको बोला MP1 कितना कितना बना है 625 यूनिट, MP2 कितना हुआ 5,000 यूनिट, बाय प्रोडक्ट कितना आया 1,600 यूनिट। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ MP1 कितना बच गया 800, MP2 कितना बच गया 200। एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ MP1 MP2 कितना बेच सकते हैं 80 और 50 रुपया पर यूनिट में बेच सकते हैं। बाय प्रोडक्ट को हम बेच सकते हैं 25 रुपया पर यूनिट में, एंड देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000 इन सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट। इसको एक बार अंडरलाइन करो, ये सबसे डेंजरस पॉइंट है, इसको एक बार हाईलाइट कर दो। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 5,000 इन सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ? आफ्टर इंकरिंग a separate processing charges of 4,000 and packing charges of 6,000। मींस बाय प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपका कुछ और प्रोसेसिंग चार्जेस लगेगा, कुछ पैकिंग चार्जेस लगेगा टू मेक द बाय प्रोडक्ट इन कंडीशन ऑफ सेल। समझे?
और 6000 रियलाइज किया गया फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ MP1 एंड MP2 एज ऑन 31 मार्च 2012। तो इसका जो वैल्यू है वो आपको निकालना है। एग्जाम में कितने मार्क्स आया? 7 मार्क्स का आया। कैन वी डू? बोलो। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले आप निकालोगे कैलकुलेशन ऑफ NRV ऑफ बाय प्रोडक्ट। NRV मतलब क्या हुआ? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। आप NRV लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ? तो निकालना है सेल प्राइस ऑफ BP। BP मींस बाय प्रोडक्ट। कितना यूनिट बनाए? 1600। कितना में बेच सकते हैं? लिखा 25 रुपया में इसको बेच सकते हैं। तो 16 इंटू 2500 कितना हुआ? सॉरी 1600 इंटू 25 कितना हुआ? 40,000। इसमें से माइनस करेंगे सेलिंग एक्सपेंस। जो भी सेलिंग एक्सपेंस लगा है, तो देयर आर 2 सेलिंग एक्सपेंस। एक आपका दिया हुआ है प्रोसेसिंग चार्जेस, एक आपका दिया हुआ प्रोसेसिंग चार्जेस, और एक आपका दिया हुआ पैकेजिंग चार्जेस। पैकिंग ना, पैकिंग चार्जेस दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है? 4000 एंड 6000। टोटल कितना हुआ? ये 10,000। तो आपका NRV कितना हो गया? ये माइनस कर देंगे। तो NRV ऑफ बाय प्रोडक्ट कितना आया? ये हो गया 30,000। ये आपका हो गया NRV ऑफ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। अब कैलकुलेट करेंगे ज्वाइंट कॉस्ट। पॉइंट नंबर बी, कैलकुलेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। तो ज्वाइंट कॉस्ट में कितना कितना दिया हुआ? एक दिया हुआ आपको कॉस्ट ऑफ परचेज। कॉस्ट ऑफ परचेज मतलब रॉ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ परचेज मतलब रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल लिखना तो ब्रैकेट में लिख दो रॉ मटेरियल। कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ डायरेक्ट आपको दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल रॉ मटेरियल होता है। अच्छा रॉ मटेरियल लिखा हुआ है, चलो ठीक है। ये नथिंग बट ये डायरेक्ट मटेरियल है, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल है। तो 1,60,000, 1,60,000। इसमें आप ऐड कर दोगे कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन जो लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा है देखो, आपको लिखा वेजेस। वेजेस इज नथिंग बट डायरेक्ट लेबर। तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट लेबर। आपको वेजेस लिखना वेजेस लिखो, कोई दिक्कत नहीं। मैं डायरेक्ट लेबर लिखना तो आपको समझ में आए। ये आपका कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन है। तो ये कितना आया? ये कितना दिया हुआ? 82,000। 82,000। फिर आप प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड करोगे तो एक वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड दिया हुआ है। तो आपको दिया हुआ है वेरिएबल ओवरहेड। ये तो हमेशा पूरा ही इंक्लूड करोगे। तो ये कितना दिया हुआ आपको? 40,000। 40,000 दिया हुआ है। और एक आपका फिक्स्ड ओवरहेड है। ये क्वेश्चन साइलेंट है। किसके लिए क्वेश्चन साइलेंट है? अबाउट नॉर्मल कैपेसिटी या नॉर्मल प्रोडक्शन। तो आप हमेशा पूरा इंक्लूड कर लोगे। तो ये आपका हो गया 58,000। 58,000 पूरा ऐड कर लोगे। ये टोटल कितना आया? 1,60,000 प्लस 82,000 प्लस 40,000 प्लस 58,000। ये आ गया 3,40,000। इसमें से माइनस क्या करोगे मुझे बताओ? इसमें से माइनस करेंगे NRV ऑफ बाय प्रोडक्ट। NRV ऑफ बाय प्रोडक्ट जो आपने कैलकुलेट किया है। तो NRV ऑफ बाय प्रोडक्ट कितना कैलकुलेट किया है आपने? आपने कैलकुलेट किया है कितना? 30,000। तो 30,000 माइनस कर दो। और इसमें से वापस से माइनस करोगे एक आपका रियलाइजेबल वैल्यू दिया स्क्रैप का। तो स्क्रैप को भी माइनस करोगे तो दिया हुआ 6,000। तो रियलाइजेबल वैल्यू माइनस करो। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप, ये कितना दिया हुआ है? 6,000 दिया हुआ है। तो ये आपका हो गया ज्वाइंट कॉस्ट। ये आपका हो गया ज्वाइंट कॉस्ट। तो आफ्टर डिडक्शन ऑफ दिस टू विल बी ज्वाइंट कॉस्ट। तो ज्वाइंट कॉस्ट कितना? माइनस कर दो 36,000। 36,000 कितना आया? तो ये बच गया 3,04,000। 3,04,000 बच गया। 3,04,000 बच गया। तो ये हो गया ज्वाइंट कॉस्ट। अब आप इसको एलोकेट करोगे। एलोकेट के लिए आपको चाहिए एलोकेशन रेशियो। एलोकेशन रेशियो तो लिखो पॉइंट नंबर सी, कैलकुलेशन ऑफ एलोकेटेड ज्वाइंट कॉस्ट।
जेसी। तो आपको एलोकेट करना है MP1 एंड MP2 में, करेक्ट, MP1 एंड MP2 में। तो मुझे बताओ सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, आपको बताना व्हाट इज द टोटल आउटपुट, मींस आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ, टोटल आउटपुट कितना जनरेट हुआ। तो आउटपुट इन यूनिट्स, इन यूनिट्स कितना कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 6250 यूनिट्स और ये दिया 5000 यूनिट। अब आपको दिया सेल प्राइस पर यूनिट, तो सेल प्राइस पर यूनिट कितना दिया हुआ है, सेल प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है 80 एंड 50, तो आपका निकल जाएगा सेल्स वैल्यू। तो सेल्स वैल्यू कितना आया, तो सेल्स वैल्यू मिस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 5 लाख और ये आ गया 2,50,000। तो ये हो गया रेशियो ऑफ एलोकेशन, यही तो रेशियो ऑफ एलोकेशन है। तो ये आपका आ गया रेशियो ऑफ एलोकेशन, तो इसको 2:1 बोल सकते हैं। तो आपका रेशियो ऑफ एलोकेशन कितना आया मुझे बताइए, तो लिख लीजिए रेशियो ऑफ एलोकेशन, रेशियो ऑफ एलोकेशन। तो रेशियो ऑफ एलोकेशन आया 2:1। अब आप अपने टोटल ज्वाइंट कॉस्ट को मीन 3,04,000 को इस रेशियो में आप बांट दोगे, तो लिखो एलोकेटेड ज्वाइंट कॉस्ट, एलोकेटेड ज्वाइंट कॉस्ट करो 3,04,000 को डिवाइड बाय 3 इंटू 2 कर दो, कितना आया, तो ये आ गया 2,02,667, करेक्ट, अंडरस्टूड। और ये कितना आया 1,01,333, करेक्ट, अंडरस्टूड। अब आप इसको अगर टोटल आउटपुट से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, आपको मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, तो डिवाइड कर दो तो आपका कॉस्ट प्राइस पर यूनिट कितना आएगा, पर यूनिट। अगर समझना है तो इसको ए लिख लो, इसको बी लिख लो और यहां लिख लो बी डिवाइड बाय ए, बी डिवाइड बाय ए करोगे तो कितना आएगा, तो डिवाइड बाय 5,000 करोगे, मींस इसके लिए निकाल रहा हूं, तो ये कितना आया 20.27 और ये कितना आ रहा है, ये आएगा 30, कैलकुलेट कर लो 2,02,667 डिवाइड बाय 6250, तो ये आया 32.43 कर सकते हो, 43 का तो 2 डेसिमल करो अप्रोक्सीमेशन बेसिस में, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस पर यूनिट हो गया, करेक्ट। अब आप अगर एनआरबी निकालोगे, एनआरबी अभी निकालना नहीं सिखाया, बट एनआरबी इज नथिंग बट सेल प्राइस, एनआरबी इज नथिंग बट सेल प्राइस। तो आप कंपेयर कर लो सेल प्राइस से, तो विच एवर इज लोअर, तो आपका वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू पर यूनिट कितना आया, वैल्यू पर यूनिट आपका हो गया 32.43, विच एवर इज लोअर लेना ना 20.27, तो वैल्यू इज व्हाट, कॉस्ट प्राइस और एनआरबी विच एवर इज लोअर, whichever is lower, understood, करेक्ट। ये आपका हो गया वैल्यू। अब आपको निकालना है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो पॉइंट नंबर डी लिखिए, पॉइंट नंबर डी में लिखोगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ मेन प्रोडक्ट, तो MP1 MP2, मुझे बताइए व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट, आपको दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट कितना दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है 800 एंड 200, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक से, वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना है 32.43 एंड 20.27, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना आया, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 800 इंटू 32.43 ये कितना आया 25944, करेक्ट। और ये कितना है 200 इंटू 20.27 ये कितना है 4054, टोटल निकालो, ये टोटल हो जाएगा वैल्यू ऑफ टोटल क्लोजिंग स्टॉक, अंडरस्टूड, इतना समझ में आया, एनी डाउट बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया, बोलिए। अब इसमें मुझे देखिए कैलकुलेशन बड़ा आसान है, ये तो आप समझ गए, मुझे बस एक ही पॉइंट समझाना है
कि इसका मतलब क्या था, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 5,000 सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट। देखिए ये तो है बकवास पॉइंट, ये टोटली बकवास है। क्यों बकवास है? क्योंकि आप बाय प्रोडक्ट को मेजर करते हो एट एनआरबी, एनआरबी का मतलब होता है सेल प्राइस, एंड सेल प्राइस इज इंक्लूसिव प्रॉफिट। तो जब सेल प्राइस आपको दिया हुआ है तो प्रॉफिट का अलग से इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो ये पॉइंट बकवास हो गया। तो अगर आपको दिया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट, क्योंकि आप बाय प्रोडक्ट को मेजर करते हो एनआरबी, एनआरबी का मतलब होता है सेल प्राइस, एंड सेल प्राइस इंक्लूसिव प्रॉफिट। तो क्योंकि जब आपको सेल प्राइस दिया हुआ है तो इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का कोई भी मतलब है नहीं, तो लिख लो बकवास, एक नोट लिख लो अपने पर्पस के लिए, क्योंकि जब रिवीजन करोगे तो यहां पर एक डाउट आएगा। देखो स्टूडेंट नोट, इसको एग्जाम में लिख के, जब भी मैं लिखवाता स्टूडेंट नोट, इसको एग्जाम में लिख के आने की जरूरत नहीं है। जब मैं लिखवाता नोट तो इसको लिख के आने की जरूरत है। लिखो प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ ₹5,000 ऑन सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट is not relevant information, correct, is not relevant information as byproduct is measured at NRB and such NRB is already inclusive of such profit, understood? इस बात को समझे, समझ तो गए होंगे। तो ये आपका हो गया एक ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट का भी एक क्वेश्चन हो गया। तो हम ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट के बारे में बात कर चुके हैं। अब आइए नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब अब हम समझ गए कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करेंगे एनआरबी के ऊपर, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो जब मैं एनआरबी बोलता हूं इसका मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू ही है, ठीक है ना। बट वो एनआरबी कैसे निकालें, तो आपको एनआरबी अब निकालना सीखना पड़ेगा फॉर फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड, बिकॉज दैट इज हेल्प फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। फिर देखेंगे व्हाट इज द एनआरबी ऑफ डब्ल्यूआईपी, फिर देखेंगे रॉ मटेरियल के लिए एनआरबी कैसे निकाले। तो तीन भाग में इस टॉपिक को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फॉर फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड, ये बड़ा आसान है। फॉर फिनिश गुड्स स्टॉक इन ट्रेड इट इज नथिंग बट एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस। मींस आपको ये देखना है कि एंटिटी उस प्रोडक्ट को कितना में बेच सकता है, और जब बेचेगा तो उसको बेचने के लिए और कितना एक्सपेंस इंकर करना पड़ेगा। कि सपोज कि आपके पास जो फिनिश गुड्स है उसको बेच सकता है 100 रुपया में, बट बेचने के लिए उसको एक कमीशन पे करना पड़ेगा अपने एजेंट को। फॉर एग्जाम्पल कंसाइनी को पे करना पड़ेगा, कंसाइनी पता है तो कंसाइनी एजेंट होता है, तो आपको 10 रुपए कमीशन पे करना है, या हो सकता है कुछ कैरेज आउटवर्ड का खर्चा है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस को पे करना है। तो आपका जो नेट अमाउंट रिकवर हुआ 90 रुपया है, तो इसको हम एनआरबी बोलते हैं, समझे। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस, करेक्ट। एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बाद, क्वेश्चन 4। तो आइए क्वेश्चन 4 में आइए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 क्या लिखा हुआ है, एक्स लिमिटेड परचेज गुड्स एट अ कॉस्ट ऑफ 40 लाख इन अक्टूबर 2005। कितना में खरीदा, 40 लाख में, ये कॉस्ट प्राइस है। टिल मार्च 2026 75% स्टॉक वेयर सोल्ड, द कंपनी वांट टू डिस्क्लोज द क्लोजिंग स्टॉक एट 10 लाख। क्योंकि 75% बेच दिया तो 25% जो बचा, तो 25% अभी 40 का अगर 25% निकालेंगे तो 10 लाख आएगा। तो ये जो 10 लाख है वो कॉस्ट प्राइस हो गया, और उनको वो कॉस्ट प्राइस में वैल्यू करना चाहते हैं। लिखा था एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू इज 11 लाख एंड कमीशन ऑफ 10% सेल इज पेएबल टू द एजेंट, एडवाइस व्हाट इज द करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक टू बी डिस्क्लोज। तो कहने से यहां पर आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया 10 लाख, बट आपको एनआरबी निकालना है। एनआरबी कितना होगा, 11 लाख सेल प्राइस है और उसको बेचने का 10% कमीशन लगेगा, मींस 1.1 लगेगा। तो 11 माइनस 1.1 करोगे तो ये 9.9 आ गया, विच विल लोअर, तो आपका लोअर आएगा 9.9।
तो आपको इसको वैल्यू करना चाहिए 10 लाख में कि 9,90,000 में, तो 9,90,000 में करना चाहिए। एंड देयरफॉर यहां पे लिखा हुआ है द एनआरबी इज 9,90,000, सो द स्टॉक्स विल वैल्यूड एट 9,90,000 नॉट एट 10 लाख। इतना आसान क्वेश्चन तो कोई भी कर सकता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि व्हाट इज एनआरबी ऑफ फिनिश गुड्स। तो एनआरबी ऑफ फिनिश गुड्स में मुझे और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं एनआरबी ऑफ डब्ल्यूआईपी। अब डब्ल्यूआईपी क्या है वो तो आपको समझ में आ गया। वर्क इन प्रोग्रेस क्या है बताइए, कि जो प्रोडक्शन चालू हो चुका है बट अभी प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो जब प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, जितना बना है वो अभी सेमी फिनिश गुड्स है। तो सेमी फिनिश गुड्स को आप बेच नहीं सकते हो अपने मार्केट में, करेक्ट ना। तो सेमी फिनिश गुड्स को हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यूआईपी बोलते हैं। जब तक वो फिनिश नहीं हुआ तब तक उसको बेच नहीं सकते हैं। तो जो सेमी फिनिश गुड्स है, मतलब अभी भी प्रोडक्शन चालू है लेकिन 31 मार्च आ गया, प्रोडक्शन चालू है, प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन 31 मार्च आ गया, तो जितना प्रोड्यूस किया उसको सेमी फिनिश गुड्स बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डब्ल्यूआईपी। तो डब्ल्यूआईपी को भी मेजर करेंगे एट कॉस्ट प्राइस एनआरबी विच विल लोअर, करेक्ट ना, अंडरस्टूड। तो इसका मतलब एनआरबी ऑफ डब्ल्यूआईपी निकालना है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड आउट एक्सपेक्टेड लॉस ऑन सेल ऑफ फिनिश गुड्स, एक्सपेक्टेड लॉस ऑन सेल ऑफ फिनिश गुड्स, और उसको आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए एज एन एक्सपेंस एज पर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। यही मतलब है कि जो फिनिश गुड बनने वाला है उसको अगर बेचोगे तो कितना लॉस हो सकता है। अगर लॉस होने वाला है तो एज पर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल उसको आज ही रिकॉग्नाइज करो, ये हमारा कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल बोलता है। अब मुझे बताओ, क्या सेमी फिनिश गुड्स को आप बेच सकते हो? इसका मतलब आप एक्सपेक्टेड सेल प्राइस ऑफ डब्ल्यूआईपी नहीं निकाल सकते हो। तो हमारा AS2 क्या बोलता है कि पहले आप निकालो एनआरबी ऑफ फिनिश गुड्स। अब एनआरबी ऑफ फिनिश गुड्स का मतलब क्या हुआ, एक्सपेक्टेड सेल प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दैट डब्ल्यूआईपी। जो आपका डब्ल्यूआईपी है उसमें से जो फिनिश गुड्स बनने वाला है उसको आप कितना में बेच सकते हो, और उसको बेचोगे तो कितना सेलिंग एक्सपेंस इंकर होगा। तो आप एनआरबी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले निकालो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स, उसमें से माइनस कर दो एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस ऑफ फिनिश गुड्स। ये आपका हो गया एनआरबी ऑफ फिनिश गुड्स, ये आपका हो गया एनआरबी ऑफ फिनिश गुड्स, करेक्ट। इसमें से माइनस कर दो और कितना खर्चा लगने वाला है टू कंप्लीट द प्रोडक्शन प्रोसेस, मींस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट द प्रोडक्शन प्रोसेस, और कितना खर्चा लगने वाला टू कंप्लीट द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट द प्रोडक्शन प्रोसेस को माइनस कर दो, ये हो जाएगा आपका एनआरबी ऑफ डब्ल्यूआईपी, ये हो जाएगा एनआरबी ऑफ डब्ल्यूआईपी। बड़ा आसान फॉर्मूला समझ में आ गया। सबसे पहले निकालो एनआरबी ऑफ फिनिश गुड्स, इसमें से माइनस कर दो और कितना खर्चा लगने वाला है टू कंप्लीट अ प्रोडक्शन प्रोसेस, जो बच गया वो आपका एनआरबी ऑफ डब्ल्यूआईपी आ जाएगा, एनआरबी ऑफ डब्ल्यूआईपी आ जाएगा, अंडरस्टूड, करेक्ट। थोड़ा समझ में आ रहा है? लेट मी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूं इसका कि ऐसा क्यों बोल रहा है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मींस हम डब्ल्यूआईपी के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, कॉन्सेप्ट, करेक्ट, अंडरस्टूड। सपोज आपको फिनिश गुड्स बनाने का आपका कॉस्ट ऑफ परचेज मींस आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, 100 रुपया का रॉ मटेरियल परचेज किया, फिर आपका कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन लगेगा सपोज 125 रुपया कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन लगेगा, तो आपका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 225, ये 225 होने वाला है। बट अभी ये डब्ल्यूआईपी पोजीशन में वर्क इन प्रोग्रेस है, जिसमें आपका 100 रुपया खर्चा लग गया, इस 125 में अभी सिर्फ 25 लगा है, तो आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ डब्ल्यूआईपी कितना है 125। मतलब व्हाट इज द कॉस्ट टू कंप्लीट, आपका कॉस्ट टू कंप्लीट और कितना लगने वाला है, तो और कितना लगने वाला है 100 रुपया और लगने वाला है, 100 रुपया और लगने वाला है, समझे ना। अभी हम इसके बारे में नहीं बात कर रहे, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि डब्ल्यूआईपी अभी जितना बना है उसमें कितना खर्चा लग गया 125, और कितना खर्चा लगेगा 100 रुपया और खर्चा लगेगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, समझे, गॉट दिस पॉइंट। अब मैं आपको दो सिचुएशन देता हूं, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, करेक्ट। कि सपोज आप सेल प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स जो इस डब्ल्यूआईपी से बनेगा उसको आप बेच सकते हो, या तो आप 300 रुपए में बेच सकते हो या तो आप 200 रुपए में बेच सकते हो, करेक्ट। देखिए अगर 300 रुपए में बेच रहे हो तो इसका मतलब वहां प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि इसको टोटल बनाने का खर्चा कितना 225 है, करेक्ट। तो अगर आप कॉस्ट प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स से माइनस कर दोगे तो ये होगा 225, ये होगा 225, मतलब यहां पर तो एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है,
तो आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है? तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आया यहां पे कितना 75 और यहां पर एक्सपेक्टेड लॉस आ गया, लॉस कितना आ गया 25, लॉस आ गया 25। कहने से अगर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है तब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब क्या आपको कोई लॉस बुक करना है? कोई बुक नहीं करना है। मतलब इस केस में कैसे वैल्यू, मेरी बात समझना, वैल्यू ऑफ WIP, वैल्यू ऑफ WIP मतलब कुछ भी राइट डाउन नहीं करना है, राइट डाउन नहीं करना मतलब उसको मेजर करना है कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब उसको वैल्यू करेंगे 125 में, 125 में वैल्यू करेंगे क्योंकि कोई भी इसमें से राइट डाउन करने, राइट डाउन मतलब उस इन्वेंट्री को कम नहीं करना है। जैसे मैं बोलता हूं कॉस्ट प्राइस और NRV लोअर, दिस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं अगर बोल रहा हूं कि कोई फिनिश गुड्स है, उसका कॉस्ट प्राइस 10 लाख, लास्ट वाले एग्जांपल में 10 लाख था और उसका NRV कितना था 9,90,000, तो आप इसको वैल्यू करोगे कितना में 9,90,000 में। मतलब आपने कितना राइट डाउन कर दिया, कितना राइट डाउन कर दिया आपने 10,000 राइट डाउन कर दिया ना, तो आपका राइट डाउन ये आपका एक्सपेंस हो गया, ये आपका एक्सपेंस हो गया जिसको आप चार्ज कर दोगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यही तो लॉस है ना कि 10 लाख का चीज है, आज उसका वैल्यू 9,90,000 है, तो आपने अपने इन्वेंटरी को राइट डाउन कितना कर दिया 10,000 से। तो मुझे बताओ जब प्रॉफिट होने वाला है तो कुछ राइट डाउन करने की जरूरत ही नहीं है, बताइए यहां पर वैल्यू करोगे अपने WIP को एट 125, बट यहां पर लॉस हो गया, एक्सपेक्टेड लॉस ऑन सेल ऑफ फिनिश गुड्स है, तो कितने का लॉस होने वाला 25 का, तो उतना राइट डाउन कर दो। तो राइट डाउन कितना करोगे, आप बोलोगे भाई 125 का कॉस्ट है, माइनस कर दो 25, मतलब यहां पर आप अपने WIP को वैल्यू करेंगे 100 रुपया में। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये आपका कॉन्सेप्ट है। अभी ये फॉर्मूला लगाते, फॉर्मूला लगा के देखेंगे सेम आंसर आएगा। पहले मुझे बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इस केस में आप वैल्यू कर रहे हो एट कॉस्ट प्राइस, इस केस में वैल्यू कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस था 125, उसमें से माइनस कर दो एक्सपेक्टेड लॉस, तो 25 रुपया माइनस कर दोगे, मतलब वैल्यू कर रहे हैं अपने WIP में 100 रुपया में। यही इसका NRV होगा, चेक करते। अभी फॉर्मूला लगाते, अब लगाओ फॉर्मूला जो आपने AS2 में पढ़ा है। तो AS2 ने इसी को सरल भाषा में फॉर्मूला में दे दिया, फॉर्मूला के रूप में दे दिया, फॉर्मूला गिवन बाय AS2। तो ये हो गया केस 1, ये हो गया केस 2, ठीक है। अब मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस ऑफ WIP कितना है दोनों केस में, कॉस्ट प्राइस कितना है 125, 125। अब आपको निकालना NRV ऑफ WIP, तो NRV ऑफ WIP कितना है, हम देखेंगे व्हाट इज द सेल प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स। तो सेल प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स कितना है, मैंने आपको दिया है 300 और यहां दिया है 200, कितना 300 एंड 200। इसमें से माइनस करेंगे सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस मैंने आपको दिया नहीं है, तो सेलिंग एक्सपेंस आपका 0 हो गया। ये आपका हो गया NRV ऑफ फिनिश गुड्स, ये हो गया आपका NRV ऑफ फिनिश गुड्स। तो NRV ऑफ फिनिश गुड्स कितना आया 300, 200, इसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट टू कंप्लीट। आपका कॉस्ट टू कंप्लीट कितना था मुझे बताओ, तो कॉस्ट टू कंप्लीट कितना था, दैट इज 100 एंड 100। देखो कॉस्ट टू कंप्लीट कितना था, मैंने यहां लिखा है 100, तो और बनाने का खर्चा कितना है 100, तो वो माइनस कर देंगे। तो ये हो गया आपका NRV ऑफ WIP, इसको बोलेंगे NRV ऑफ WIP। तो NRV ऑफ WIP कितना आया, यहां पे 200, यहां पे 100, करेक्ट। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका NRV विच इज लोअर। तो मुझे बताओ वैल्यू कितना आया, वैल्यू मींस विच इज लोअर, तो यहां वैल्यू करेंगे एट 125 और यहां वैल्यू करेंगे 125, 100 विच इज लोअर मींस 100। यही तो मैंने बोला, यही तो कॉन्सेप्ट है ना। तो यहां पे NRV 100 है विच इज लेस देन 125, तो यही वैल्यू हो गया। मतलब 125 से आपने एक्सपेक्टेड लॉस को माइनस कर दिया, एक्सपेक्टेड लॉस कितना था 25, वही तो माइनस करना था। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था, लेकिन उन्होंने एक फॉर्मूला के रूप में दे दिया कि हाउ टू कैलकुलेट NRV और WIP। तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट NRV WIP, आपको एग्जाम में तो ये लगाना है, कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। तो फॉर्मूला क्या हुआ, पहले कैलकुलेट करो NRV ऑफ फिनिश गुड्स विच विल प्रोड्यूस फ्रॉम द WIP, उसमें से माइनस करो एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, खत्म कहानी, अंडरस्टूड, गॉट दिस पॉइंट। चलेगा, इसमें एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 करें। आइए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ पार्टली फिनिश यूनिट एट द एंड ऑफ 2001-2002 इज 150। तो आपको कॉस्ट ऑफ सेमी फिनिश दे दिया, मतलब WIP दे दिया। द यूनिट कैन बी फिनिश नेक्स्ट ईयर बाय फर्दर एक्सपेंडिचर 100, ये आपका कॉस्ट टू कंप्लीट हो गया।
कॉस्ट टू कंप्लीट द फिनिश यूनिट कैन बी सोल्ड एट 250, कितना बेच सकते हैं 250 बेच सकते हैं, सब्जेक्ट टू ए पेमेंट ऑफ 4% ब्रोकरेज ऑन सेलिंग प्राइस, ये आपका सेलिंग एक्सपेंस हो गया। एज्यूम दैट पार्टली फिनिश यूनिट कैन नॉट बी सोल्ड इन सेमी फिनिश फॉर्म एंड एनआरबी 0 विदाउट प्रोसेसिंग इट फर्दर। ये एनआरबी 0 ना, ये आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ये आपको एक धोखा है, मतलब वो बोल रहा है कि एनआरबी 0 बट एनआरबी 0 नहीं है, मतलब ये बोल रहा है कि डब्ल्यूआईपी को बेच ही नहीं सकते हैं। जब डब्ल्यूआईपी को बेच ही नहीं सकते हैं तो उसके बारे में बात ही नहीं करना है, करेक्ट ना। तो ये एक धोखा है, ये आपको धोखा दे रहा है कि अगर प्रोसेसिंग नहीं करेंगे तो उसको बेच नहीं पाएंगे, लेकिन हम तो प्रोसेस करेंगे, फिनिश गुड बनाएंगे, फिनिश गुड को बेच सकते हैं ना। तो एनआरबी ऑफ डब्ल्यूआईपी नहीं निकालना है, हमें एनआरबी ऑफ फिनिश गुड्स निकालना है जो प्रोड्यूस होगा फ्रॉम दैट डब्ल्यूआईपी, समझे। तो ये धोखा है, ये धोखा, इसको बोलते हैं हम धोखा, समझे, ये आपको बेवकूफ बना रहा है। द फर्म सीक्स टू एडवाइस रिगार्डिंग द अमाउंट एट विच अनफिनिश यूनिट शुड बी वैल्यूड। तो मुझे बताओ आपका कॉस्ट, आपको सबसे पहले एनआरबी निकालना है, तो एनआरबी ऑफ फिनिश को कितना दिया 250, उसमें से माइनस करेंगे ब्रोकरेज, ब्रोकरेज कितना, चलिए मैं ही करके दिखा देता हूं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बताइए व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ डब्ल्यूआईपी, कॉस्ट प्राइस ऑफ डब्ल्यूआईपी कितना 150। अब आप निकालोगे एनआरबी ऑफ डब्ल्यूआईपी, तो मुझे बताओ व्हाट इज द एस्टिमेटेड सेल प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स, ये आपको दिया हुआ 250, इसमें से माइनस करेंगे एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस, तो वो आपको दिया 4% ऑफ 250, ये कितना दिया हुआ 10, वो माइनस कर दो, करेक्ट। तो इसमें से माइनस कर दो एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, वो कितना दिया हुआ आपको दिया हुआ 100 रुपीज, तो ये आपका एनआरबी हो गया, एनआरबी कितना हुआ 140, करेक्ट। तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया एनआरबी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डब्ल्यूआईपी, तो वैल्यू कितना हुआ आपका 140 हुआ, तो ये आपका वैल्यू है। तो कितना राइट डाउन करोगे, तो 10 रुपया आप राइट डाउन कर दोगे। तो वैल्यू ऑफ एनआरबी, सॉरी वैल्यू ऑफ डब्ल्यूआईपी इज कॉस्ट प्राइस और एनआरबी विच वैल्यू हुआ तो 140 आया। ये सब 2 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा। अब ये 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं पूछेगा, पूछेगा तो अच्छे से लिख के बताना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल और नॉट, करेक्ट, अंडरस्टूड। इसमें अभी तक समझ गए इतना बात, करेक्ट, बताइए। तो आज तो हम इतना ही करेंगे क्योंकि थोड़ा सा ना इसके ऊपर रॉ मटेरियल के ऊपर में थोड़ा सा बात करना है, टाइम थोड़ा सा समाप्त होने वाला है। तो अभी मैं अगर रॉ मटेरियल के बारे में बात करूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी का काम कल करेंगे। समझ में आया? हैव यू अंडरस्टूड दिस मच? बोलिए। ठीक है, पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसलिए प्यार प्यार से पढ़ा रहा हूं। एक बार आप मेरे लय में आ जाओगे तो मैं फास्ट कर दूंगा अपना पढ़ाना, ठीक है ना। तो अभी आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, जैसे आप थोड़ा सा मुझे लगेगा मैं लायक बन चुके हो, मतलब सी इंटर के लायक बन चुके, थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा दूंगा। गॉट दिस पॉइंट? आज इतना ही करते हैं, करेक्ट। बाकी का कल AS2 हम कंप्लीट कर लेंगे, करेक्ट ना। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और जो पढ़ा रहे हैं उसको रिवीजन करना बड़ा जरूरी है। तो अभी मैं आपको क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूं, एक बार आप मेरे लय में आओगे तो मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा, वो आपको खुद करना है। गॉट दिस पॉइंट? Thank you very much for today. We'll meet tomorrow. Till then, bye bye. Take care. Enjoy the remaining day. Bye bye.